आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कहानी दो देशों की और दो व्यक्तियों की। ये दोनों देश कौन है? एक देश ए है और एक देश क्या है? बी है। और एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति भी क्या है? बी है। इन दोनों देशों और दोनों व्यक्तियों की कहानी क्या है? तो अगर हम बात करें एक देश ए जिसमें कि हायर इनकम देखने को मिलती है, अच्छे स्कूल्स देखने को मिलते हैं उस देश में, अच्छे अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज देखने को मिलती है, अच्छे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, आपकी इक्वलिटी और फ्रीडम उस देश में देखने को मिलती है। वहीं पे जो दूसरा देश है उसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वहां पे लोअर इनकम देखने को मिलती है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत खराब देखने को मिलती है, हाई इलिटरेसी यानी कि पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त नहीं है वहां पे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी नहीं है, नो इक्वलिटी एंड फ्रीडम भी नहीं है। ये दोनों देशों में डिफरेंशिएशन है। दो व्यक्तियों की बात करें तो एक व्यक्ति 25,000 रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति 18,000 कमा रहा है। लेकिन जो 25,000 रुपये व्यक्ति कमा रहा है उसके यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। वहीं पे जो व्यक्ति 18,000 रुपये कमा रहा है वहां पे गुड एजुकेशन है और साथ ही साथ अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कहानी क्या है? सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे। इन दोनों कहानियों के माध्यम से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। टॉपिक हमारा शुरू होता है कि कहानी थी क्या। कहानी ये थी कि दो देश ए और बी थे और जो व्यक्ति ए और बी थे इन दोनों को देखने के बाद आपके मन में क्या आया? वो ये आया कि जो देश ए है उसमें ये सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, डेवलपमेंट के सारे रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अच्छी इनकम है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है, अच्छा इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हैं। वहीं पे कंट्री बी में इसका ठीक अपोजिट है। तो आप डेवलप किसको बोलेंगे? कंट्री ए को। अच्छी आपका जो लाइवलीहुड है या फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किस देश में अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है? कंट्री ए में। यानी कंट्री ए को क्या बोलेंगे? डेवलप कंट्री। वहीं पे बी को क्या बोलेंगे? लेस डेवलप कंट्री या फिर नॉट डेवलप कंट्री। ए वाले व्यक्ति की बात करें, वहीं पर हायर इनकम था, आपने उसको डेवलप बोला। यहां पे भी हायर इनकम है लेकिन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो इसको आप डेवलप नहीं बोलेंगे। वहीं पे कम थोड़ा सा पैसा है लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, एजुकेशन हो, ये सारी चीजें शानदार देखने को मिलती है, इसलिए आप कंट्री यानी उस बी व्यक्ति को भी डेवलप व्यक्ति बोलेंगे या उसका विकास हो रहा है, विकास हुआ है, ये आप बोलेंगे। मामला क्या है? चैप्टर है डेवलपमेंट जिसमें हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे हम उसको मेजर करते हैं। इन तीनों बेसिक एस्पेक्ट को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, जिसमें एक कहानी ने थोड़ा सा हमको कुछ बताया और वो इस कहानी के माध्यम से हम इस चैप्टर के बेसिक थीम को लगभग टच कर लिए हैं। कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक देश में डेवलपमेंट होता है तो कैसे हम महसूस करेंगे। बिकॉज ऑफ दीज आर एस्पेक्ट वी कैन फील डेवलपमेंट। ये नहीं है तो हम डेवलपमेंट न होते हुए फील करते हैं। साथ ही साथ पैसा को हम डेवलपमेंट रिलेट कर रहे हैं लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी हम यहाँ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे महसूस कर रहे हैं थोड़ा पैसा कम है लेकिन अच्छी फैसिलिटीज है, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे एजुकेशन की हो, तो तब भी इसको हम डेवलप बोल रहे हैं। यानी कि लगभग हमारे मन में जो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट अब तक थे कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम, बट हम इस पूरे चैप्टर में ये भी जानेंगे कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम समटाइम्स, लेकिन डेवलपमेंट इज इक्वल टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एवरी टाइम। कॉन्सेप्ट क्या है, कहानी क्या है, चैप्टर को हम सीधे स्टार्ट करते हैं। बात करें इस चैप्टर की तो चैप्टर हमारा पहला है जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, और इसमें ये सभी कंटेंट है जिन सभी कंटेंट को हमें क्या करना है आज के इस एक सेशन के अंतर्गत सभी एस्पेक्ट को क्लियरली डिस्कस करना है। ये सभी कंटेंट से आप ऑलरेडी रूबरू हैं, इस पे सभी स्पेसिफिक डेडिकेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है जिसको आप देख सकते हैं। और अगर बात करें इस चैप्टर की तो ये सभी एनसीईआरटी पेजेस हैं, जिन सभी पेजेस से मिलकर इस पूरे चैप्टर के सभी कंटेंट जिन पे हम लोग करेंगे डिस्कस। अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट्स की डेवलपमेंट क्या है, तो बाहर जो ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, हमारे लिए अच्छी सुविधा, हमारे देश में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज। हम अपनी बात करेंगे फिर देश की बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि एक अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था, फ्रीडम एंड इक्वलिटी की व्यवस्था, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने की व्यवस्था अगर किसी जगह पर, किसी देश में, किसी व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है,
यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि जब आपका पहला पेज शुरू होता है और ये पहले पेज में सबसे पहले आपको लिख कर बता देता है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो नेचर है, वो ऑलवेज वांट टू इंप्रूव देयर लाइफ। वो हमेशा अपनी लाइफ को इंप्रूवमेंट करने की तरफ हमेशा आगे बढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं हम लोग एक पत्ते से लेके आज मॉडर्न कपड़े तक का जो सफरनामा रहा है वो कहीं ना कहीं इन सभी एस्पिरेशंस की वजह से ही तो हुआ। प्राचीन समय में हमारा जो संस्कृत सभ्यता कैसी थी, कैसे हमारी वेशभूषा थी, आज हमारी वेशभूषा कैसे है, यानी हर दिन अपग्रेड हुआ है, मामला जो है अपडेट हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारी जो ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हमारी एस्पिरेशंस और हमारे वांट्स की वजह से। तो हम हमेशा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो हमेशा इंप्रूवमेंट की बात की है और इंप्रूवमेंट के प्रोसेस को एडॉप्ट किया। तो यहां पे बात करें कि लिखा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। जो आप पहला पेज जब आप एनसीईआरटी ओपन करते हो तो लिखा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वो सदा हमारे साथ रहा है, मनुष्य ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ रहा है, जिसमें कि हम हमारी जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो डिजायर है वो ये रहती है कि व्हाट वी वुड लाइक टू डू, कि हम क्या कर सकते हैं इन सभी इच्छाओं के लिए, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं। और इसी तरीके से सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। जैसे हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं, हम कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से रह सकते हैं, उसी तरीके से जब राष्ट्र के पर्सपेक्टिव में, नेशन के पर्सपेक्टिव में बात की जाती है तो भी हम लोग सिमिलर जो एस्पिरेशन होती है क्या, कि व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, एक देश कैसा होना चाहिए, हम व्हाट आर एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, एक देश में रहने के लिए हमें क्या क्या जरूरी चीज़ें एक देश के लिए जरूरी होती है, वो हमारे लिए भी क्या जरूरी होती हैं, एंड कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या एक देश में जितने लोग भी हैं सबके लाइफ अच्छे हो सकते हैं, सबकी जीवन शैली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, एंड हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और कैसे डिफरेंट टाइप्स के लोग एक साथ एक देश में समानता के साथ रख सकते हैं। सो कैन बी देयर बी मोर इक्वलिटी, क्या सब में जो है अधिक से अधिक क्या इक्वलिटी हो सकती है। ये सभी डिजायर, सभी एस्पिरेशन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मनुष्य की है, अपने राष्ट्र के प्रति भी होती है, हर व्यक्ति के अपने राष्ट्र के प्रति भी होती है। एक राष्ट्र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या हम सभी एक साथ एक समान तरीके से रह सकते हैं, और एक देश में क्या क्या चीज़ें और बेहतर तरीके से हो सकती है जिससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शानदार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन कह रहा कि डेवलपमेंट जो है, ये जो हम सोचे हैं राष्ट्र के प्रति या अपने प्रति, वही सभी बिंदुओं पे सोचना ही क्या है, डेवलपमेंट। उन्हीं सभी बिंदुओं पे सोचना ही क्या है, डेवलपमेंट है। और ये अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को सोचते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट के एस्पिरेशन है, वो पास्ट के हमारे जो एक्टिविटीज़ है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो हमें जो फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए उसके लिए हमें प्रेजेंट में अपने पास्ट से सीख कर उन सभी चीज़ों से उन सभी चीज़ों को एडॉप्ट करके, उन सभी चीज़ों से सीखते हुए हमें फ्यूचर की एस्पिरेशन को पूरा करते हुए काम को करना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड रहा, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ईजीएस्ट वे में इस टॉपिक को हम समझेंगे। कह रहा है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क इन दिस चैप्टर, वी शैल मेक अ बिगिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को समझना क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, किसी एक चीज़ को देख के हम आगे पढ़ेंगे कि हम डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए डेवलपमेंट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसको हम लोग समझेंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म होने के साथ साथ। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके एज यू फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपने सोचा सबके आप आंसर पाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि this is because the way we live today is influenced by the past। हम जिस तरीके से आज रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट से क्या है, प्रभावित है। So we can't desire for change without being aware of this। इसलिए हम जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड, जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं, चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं अवेयर ऑफ दिस, उसको करने के लिए हमें पास्ट से सीखना पड़ेगा और सावधानी के साथ ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि पास्ट में हमने क्या किया, क्या सोचा, क्या मिला, तो उस तरीके आज हम क्या सोचें, क्या करें, तो हमें जो सोच रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में भी और डिटेल में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हमें देखेंगे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। तमाम प्रश्नों के बाद एक चीज़ उसने बड़ी शानदार कही कि जितनी भी एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी की हो, लिबर्टी की हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ की हो, समानता की बात हो, एकता की बात हो, जितनी भी चीज़ें आप अपने प्रति सोच रहे हैं, देश के प्रति सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें
या डेवलपमेंट के प्रति जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले सिस्टम में ही संभव है। उसकी पूरी संभावना आप सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सिस्टम में ही कर सकते हैं। हर सरकार, चाहे मोनार्की हो, रिलीजियस लीडर वाली व्यवस्था हो, डिक्टेटरशिप हो, इन सभी में आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, इन सभी चीज़ों में आप ये सोच नहीं सकते हो। सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ही आप ये एज्यूम कर सकते हो डेवलपमेंट जैसी चीज़ें, अपनी एस्पिरेशन, अपनी डिज़ायर, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही आप सोच सकते हो। सो थोड़ा मोड़ा आपको जो है इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने देख लिया, कहानियां हमने समझा। अब हम डेवलपमेंट के सबसे पहले एस्पेक्ट को देखेंगे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट की बात जब आती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। एकदम सिंपल सी बात है जिसको आप समझना पड़ेगा कि जैसे अगर कोई दो व्यक्तियों को ले लें, दो टाइप्स की अगर कैटेगरी को हम कैटेगराइज कर लें, जैसे कि एक आपको ले लें हम किसान को और एक हम ले लें मजदूर को। इन दोनों के एक्सपीरियंस को, इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल को अगर हम थोड़ा थोड़ा समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो किसान है वो ये सोचता है कि उसकी फसल क्या हो, अच्छी हो, और उस फसल को बेचकर वो अच्छा जो है पैसे पाए, फसल के अच्छे दाम मिले। ये उसका क्या होगा, गोल हो गया, ये उसका डेवलपमेंट हो गया, ये उसके हिसाब से डेवलपमेंट उसका हो गया। वही भी एक मजदूर सोचता है कि अगर मेरी सैलरी, मेरी जो वेज है, जो मेरी दिहाड़ी है 300 रुपये में पाता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए, ये कितना हो जाए, 400 हो जाए। ये वो सोचता है, यानी उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, 300 से 400 होना, यानी उसकी सैलरी थोड़ी सी क्या हो जाना, हाइक हो जाना, सैलरी में थोड़ा हाइक हो जाना, सैलरी बढ़ जाना, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल वो हो जाता है। यानी उस किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, अलग है। उस किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है, उस मजदूर के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग है। यानी उस मजदूर के लिए, उस लेबर के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। यानी ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई कि डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। डिफरेंट लोगों के अलग अलग जो है, लोगों के अलग अलग विकास के प्रति लक्ष्य होते हैं, या विकास की जो है, विकास के प्रति अप्रोच होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है, इसको सीधे हम समझते हैं कि जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर हो, प्रॉस्परस फार्मर हो, जैसे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। इसके बाद ऐसे फार्मर हो जो अपने फसल को उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है रेन पर, यानी बरसात के पानी पर ही निर्भर हो। और एक रूरल वुमेन हो, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हो, एक लड़का हो जो कि रिच अर्बन फैमिली का है, एक लड़की हो जो रिच अर्बन फैमिली की हो, एक आदिवासी हो जो कि नर्मदा वैली का हो। और अलग अलग टाइप्स के लोगों को पकड़ा और उसने कहा कि देखिए, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल क्या होते हैं, गोल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें लैंडलेस रूरल लेबरल की, एक जो व्यक्ति है, मजदूर है, जो लैंडलेस है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, विकास के प्रति उसकी सोच कैसी हो सकती है, या वो अपने विकास को किन चीज़ों में देखता होगा। तो वो अपने विकास को देखता होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि उसको अधिक से अधिक दिन तक का काम मिले, अधिक से अधिक दिन का उसको क्या मिले, काम मिले, और उस काम के बदले उसको दाम मिले। एंड लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ये उसकी एस्पिरेशन होती है। क्या होती है, पहली चीज काम मिले, काम के बदले दाम मिले, और साथ ही साथ लोकेलिटी में उसके स्कूल हो जिसमें कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा वो दे सके, या शिक्षा उसके बच्चे पा सके। ये सभी तमाम प्रकार के उसके डेवलपमेंटल गोल होते हैं। किसके, एक लैंडलेस रूरल लेबरर की। वहीं पे प्रॉस्परस फार्मर की बात करें, एक समृद्ध किसान की बात करें पंजाब के क्षेत्रों में, उसकी सोच कैसी होती है, उसका विकास के प्रति नजरिया कैसा होता है, तो वो होता है अश्योर हाई फैमिली इनकम थ्रू देयर हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। वही सोचता है उसकी फसल का अच्छा से अच्छा दाम मिले, और फसल उगाने के लिए वो अकेले तो काम कर नहीं पाएगा, मजदूर को रखेगा, लेबर को हायर करेगा, किसानों को अपने यहाँ रखेगा। तो वो चाहता है सस्ते दर पे किसान भी मिल जाए, मजदूरी करने के लिए मजदूर भी मिल जाए। ये उसके डेवलपमेंटल गोल होते हैं। साथ ही साथ वो सोचता है हाई जो क्रॉप है उसकी, उसका प्राइस ज़बरदस्त, उसको जो बेचे तो अच्छे दाम मिल जाए उसको। तीसरी चीज़ वो क्या सोचता है कि अपने बच्चों को वो विदेश में पढ़ा ले,
अब्रोड पढ़ा ले, तो वही लिखा है शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। वो ये भी सोचता है कि अपने बच्चों को वो अब्रोड में सेट कर ले। यानी देख रहे हैं दो व्यक्ति दो गोल, डेवलपमेंट के प्रति दो नजरिया। फार्मर की बात करें जो डिपेंड है ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक ऐसा किसान जो फसल उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बरसात के पानी पर डिपेंडेंट है। क्या सोचेगा, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था उसको मिल जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएट कर दे, या फिर अच्छी बारिश हो जाए और अच्छी फसल हो जाए, फसल का अच्छे दाम मिल जाए, तो उसका डेवलपमेंटल गोल ही हो गया। वहीं पे एक ग्रामीण महिला की बात करें तो जब महिलाओं का केस आता है तब भी जब महिलाओं की डिमांड की, विकास की दृष्टिकोण की या विकास के प्रति उनकी सोच की बात आती है, तो एक पॉइंट हम जरूर जोड़ देते हैं, वो है जेंडर इक्वलिटी। यानी कि जब महिलाओं की बात आती है तो जेंडर वाला इशू, यानी कि जेंडर इशू जरूर हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। यानी जेंडर इक्वलिटी उनके गोल, सभी गोल में जेंडर इक्वलिटी भी अच्छी एक जो है इंपॉर्टेंट गोल होता है कि पुरुषों और महिलाओं में समानता हो, उनको भी समान अधिकार मिले, उनके साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और साथ ही साथ उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लें। ये सारी चीज़ें उनके गोल होते हैं, परिवार में सामंजस्य बना रहे, ये सारे डेवलपमेंटल गोल होते हैं एक ग्रामीण महिला के। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा है इसकी बात करें, तो वो क्या चाहता है कि उसको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट उसको जनरेट हो, गवर्नमेंट करे जिससे कि उसको कुछ पैसा मिले, वो नए नए स्किल सीख सके, ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट जो स्कीम निकाले जिससे कि वो नए नए स्किल को सीख सके, अच्छे अच्छे जॉब को वो ग्रैब कर सके, जिससे उसकी अच्छी जो सैलरी मिल सके। तो ये सभी सोच आपके अनएम्प्लॉयड यूथ की होती है। बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक अमीर घर का लड़का की सोच क्या होती है, अच्छे एजुकेशन ले ले, वो एब्रोड में पढ़ ले, अच्छे कार हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, ये सारी जो है उसके डेवलपमेंटल गोल होते हैं। एक लड़की की बात करें तो ये चीज़ आपने पढ़ लिया। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली की बात करें तो ये कहानी 1985 की है। 1985 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आप जानते हैं कि नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट जो है उस पर डैम बनाने का प्लान बनाई। तो डैम बनाने का जब प्लान बनाई हो, तो अब डैम जहाँ बनता है तो आपको पता होगा, अगर ये डैम बन रहा है मान लीजिए, तो पानी को यहाँ पे पूरा रोक दिया जाता है। तो यहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होती हैं, जब पानी यहाँ पे रोक दिया जाएगा और रोक के फिर जो है डैम बनाएगा, टरबाइन से पानी की धीरे धीरे अपने हिसाब से छोड़ा जाएगा, तो पानी जब स्टोर होगा तो पूरा एक बड़ा क्षेत्र वो कवर कर लेगा। तो उस क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के जो हैबिटाट होंगे वो अफेक्टेड होंगे, वो प्रभावित होंगे, उनके जो घर उनके जो होंगे वो थोड़ी से जो है क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो जिससे वो क्या सोचेंगे, नर्मदा वैली वाले, उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चालू कर दिया। उन्होंने कहा डैम नहीं बनना चाहिए, यानी उनका डेवलपमेंटल गोल क्या हो गया कि किसी तरीके से डैम को रोक दिया जाए। तो नर्मदा वैली के जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, वही कि वो डैम न बने, उनका डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। यानी कि हम समझ गए थोड़ी थोड़ी बातों को कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के कैन हैव डिफरेंट गोल्स, ये चीजें। बट एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, कि क्या जितने भी लोगों के बारे में हमने देखा, क्या सबके जो है प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के प्रति सेम नोशन था, सबकी धारणा एक थी? तो बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं कि यस, मोस्ट लाइकली नॉट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सभी लोगों के नोशन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के प्रति एक जैसे नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं कि ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग। हर व्यक्ति अलग अलग चीजें प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति की एस्पिरेशंस क्या है, अलग अलग हैं, एंड दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम, दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन आर डिजायर। इन फैक्ट एट टाइम 2 persons आर ग्रुप, अ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। यानी कि हम समझ गए कि वो अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रैब करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं। यहाँ तक कि कह रहा है कि एट अ टाइम 2 person और ग्रुप, 2 लोग या फिर 2 ग्रुप कभी जो है किसी चीज़ को मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इवन उनके बीच में डेवलपमेंट के प्रति जैसे 2 ग्रुप हैं या 2 लोग हैं, इनके प्रति डेवलपमेंट का कुछ सिस्टम इस तरीके से होता है कि कन्फ्लिक्ट की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। जैसे इसको हम और आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी एक व्यक्ति है जो डैम बनाना चाहता है, और डैम बना के वो डेवलपमेंट करना चाहता है, खुद का भी और सबका भी। अब उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डैम बनाना। वहीं पे जो डैम से प्रभावित होने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको क्या लगता है कि अगर डैम न बने तो उनके जो है हैबिटाट प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यानी उनका डेवलपमेंट के प्रति नजरिया क्या है कि किसी तरह डैम को हम क्या कर दें, रोक दें। अब देख, दोनों के डिफरेंट जो है गोल्स हैं,
डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल हैं। अब इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल एक से जुड़े हुए हैं, तो एक चाहता है वो हो जाए, एक चाहता है वो ना हो, यानी कि इन दोनों के डेवलपमेंट के प्रति जो अप्रोच है इसकी वजह से इवन कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। यानी कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल, और हम जानते हैं दो पर्सन हो या फिर ग्रुप हो, पर्सन में सीक थिंग्स, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहते हैं, विच आर कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। यानी कि हम समझ चुके हैं कि एक लड़की क्या चाहती है कि मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, उसको परिवार में क्या मिले, अपने भाई की तरह, यानी लड़की की तरह उस परिवार में जो लड़का है उसकी तरह उसको भी फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। और जो घर में वो काम करती है उसमें जैसे वो काम करती है उससे उसका भाई भी काम कर रहे, नहीं क्या उसका भाई ये चीज़ चाहेगा? नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं। ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, वो इस चीज़ को नहीं चाहेगा। तो इसकी मतलब एक देखिए डेवलपमेंट के सबके अपने अपने नजरिए हैं। उसका डेवलपमेंट क्या है कि मैं आराम करूंगा, उसका डेवलपमेंट क्या है कि सभी लोग मैं काम करूं, सभी लोग काम करें, इक्वलिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यानी दोनों के डेवलपमेंट गोल क्या हो गए? कन्फ्लिक्टिंग हो गए। वहीं पे अगर बात करें कि मोर इलेक्ट्रिसिटी को जब पाने की बात हुई थी नर्मदा वैली में, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे मे वांट मोर डैम, वो चाहते थे कि अधिक से अधिक डैम बने। क्या चाहते थे? अधिक से अधिक डैम बने, बट जो है दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब, इसकी वजह से लैंड और सबमर्ज हो जाएंगी लैंड, और डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ पीपल्स हु आर डिस्प्लेस्ड, जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनकी थोड़ी सी बोल सकते हैं कि लैंड जो होगी सबमर्ज हो जाएगी उस पूरे डैम को बनाने के प्रोसेस में, उनका जो लाइवलीहुड है वो डिसरप्ट हो जाएगा, और जो उस लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनका हैबिटाट डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, यानी उनको वहाँ से अपनी जगह को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जैसे कि जो वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं, तो दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम आर टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। और ये जिसकी वजह से जो प्रभावित कौन होंगे? ट्राइबल्स होंगे। इंडस्ट्रीज क्या चाहता है कि मोर डैम्स बने, लेकिन डैम बनने की वजह से उनकी जो जमीनें सबमर्ज हो जाएंगी उस डैम वाले क्षेत्र में, डिस्टर्ब हो जाएगा उनका लाइवलीहुड, जिसकी वजह से वो क्या चाहेंगे? वो रिसेंटमेंट दिखाएंगे कि ये काम न हो, ये काम न हो। यानी कि एक का डेवलपमेंट गोल क्या है कुछ और, एक का कुछ और, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। यानी कि अब हम कंक्लूजन पे क्या आ गए इन दोनों एग्जाम्पल के बाद? एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल आपका ये। दो चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इस हेडिंग से दो चीजें क्या हो गई? बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वो दोनों चीजें क्या है कि टू थिंग्स आर क्विट क्लियर। पहली चीज क्या है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं, हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या स्पष्ट हो गई कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। एक के लिए जो चीज डेवलपमेंट के लिए मतलब एक के लिए जो चीज मिल रही है, जिसको मिलने पर वो कह सकता है कि यस मेरा डेवलपमेंट हुआ है, तो हो सकता है कि वही जो चीज उसके लिए डेवलपमेंट है, विकास है, वही दूसरे के लिए विनाश हो सकती है, डिसरप्टिव हो सकती है, डिसरप्शन उसके लिए क्रिएट कर सकती है। यानी कि एक व्यक्ति जिसको डेवलपमेंट कहता है, या एक चीज जो किसी एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है कि वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो डिसरप्शन भी हो सकती है। यानी कि इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, ये हो सकता है दूसरे के लिए क्या हो? डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। यानी एक चीज जो किसी एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है? विकासकारी हो सकती है, दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। यानी एक को लग रहा है कि डैम बन गया तो मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे सबका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। वहीं पे दूसरा क्या सोच रहा है कि अगर हो गया तो हमारा जो है पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। यानी ये विकास जो इनके लिए है वो हमारे लिए क्या है? विनाश है। तो दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास हो वो सबके लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए क्या हो? विनाश भी हो। तो ये दो चीजें बिल्कुल इस टॉपिक से बिल्कुल क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। यानी कि हम समझ गए, क्या समझे भाई? समझे ये कि हेल्थ फैसिलिटीज हो, आपकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीजें ही तो क्या कहलाती हैं? डेवलपमेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेवलपमेंट कहलाती हैं। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम ये अब तक ये थोड़ा बड़ा जो समझे हैं, ये समझे हैं कि इंप्रूवमेंट्स इन द पीपल्स लाइफ सोसाइटी, यानी लोगों की और समाज की जो लाइफ्स है, जो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें इंप्रूवमेंट ही डेवलपमेंट कहलाता है। यानी जिन जिन फैक्टर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के समाज का
देश का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो वो सभी फैक्टर्स, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये सभी के सभी डेवलपमेंट कहलाते हैं। यानी कि और दूसरी चीज हमने समझ लिया कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जो हमने इस टॉपिक में क्या कर लिया, समझ लिया। क्योंकि हमने देखा था कि जो डैम एक व्यक्ति के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, वही डेवलपमेंट जो है बेनिफिशियल हो सकता है, और दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये चीज़ें हमने इसमें क्या कर लिया, समझ लिया। अब ये टॉपिक आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की हम बात करें जो कि इस चैप्टर का है, डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट की लगभग जो बेसिक थीम है वो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगली जो पॉइंट्स की बात करें वो है इनकम एंड अदर गोल। क्या है, इनकम एंड अदर गोल। अगर बात करें इनकम और अदर गोल की, ये हमारी दूसरा पॉइंट्स है इस चैप्टर का। इनकम और अदर गोल की हम बात करेंगे तो ये इनकम और अदर गोल, नाम से स्पष्ट, पैसा तो हम डेवलपमेंट समझ रहे हो। पैसे के अलावा भी कुछ हमारे गोल्स होते हैं, पैसे के अलावा भी हमारे क्या होते हैं, कुछ गोल होते हैं। अब तक हम क्या समझ रहे थे, ऐसी चीज अगर हम काम करें अधिक दिन तो अधिक सैलरी मिलेगी, यानी हमारा उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन पैसे को ही हम बार बार सेंटर में रख रहे हैं। मोस्ट कॉमन थिंग इन सब में, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे एक बिजनेसमैन हो, एक फार्मर हो, एक जो है लेबर हो, इन सभी व्यक्तियों के जो अंतिम गोल होते हैं कि अधिक से अधिक पैसा। एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम, अधिक से अधिक वो पैसा कमाए, हर व्यक्ति वो चाहता है। यानी हमको लग रहा है कि पैसा ही डेवलपमेंट है, लेकिन पैसे के अलावा भी कुछ गोल्स होते हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। जैसे कि you will notice one common things what people desire are regular work, better wage and decent price for their crops or other product that they produce। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि वो काम रेगुलर मिलता रहे, उसके बदले में बेटर जो है वेज मिले और डिसेंट प्राइस मिले। पर हर व्यक्ति अंततः ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। हर व्यक्ति क्या चाहता है, अधिक से अधिक पैसा चाहता है। यानी इनकम पे हम लोग सेंटर जो बनाए हुए हैं, यानी कि चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे फिर एक बिजनेसमैन हो, हर व्यक्ति, एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम। हर व्यक्ति अधिक से अधिक क्या चाहता है, पैसे चाहता है। एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम। यानी कि अब थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ते समय हम ये समझ रहे हैं इनकम एंड अदर गोल्स। गोल्स की बात आई है तो थोड़ा सा गोल्स पे हम लोग जो है समझ लेते हैं, गोल्स क्या होते हैं। तो गोल्स को अगर हम क्लासीफाई करें, गोल्स को हम लोग क्लासीफाई करें तो इसको हम दो रूप में, दो टाइप्स में इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। गोल यानी इनकम भी हमारा क्या है, गोल है। वो किस गोल की श्रेणी में आता है, किस टाइप्स ऑफ गोल में आता है। तो अगर हम बात करें, गोल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल और एक होता है आपका नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। यानी दो रूप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं गोल को, एक मटेरियलिस्टिक गोल और एक नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल यानी कि कैन बाई थ्रू मनी, यानी ऐसे सभी गोल जिन गोल की हम पूर्ति धन के माध्यम से कर सकते हैं। यानी उन सभी चीज़ों को जिनको मनी के थ्रू खरीद सकते हैं, वो सभी हमारे गोल किस में आते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल में आते हैं, भौतिकवादी लक्ष्य में आते हैं। मतलब कार, कॉपी, किताब, ड्रेस, बंगला, घर, ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियलिस्टिक गोल में आती हैं। इनको हम पैसे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या होता है, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे सभी गोल जो कैन नॉट बाई थ्रू मनी, यानी ऐसे सभी वस्तुएं जिनको हम मनी के थ्रू बाई नहीं कर सकते हैं, धन से खरीद नहीं सकते। क्या हो सकती हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव, ये सभी चीज़ों को आप पैसे से कभी मेजर नहीं कर सकते हैं और पैसे के थ्रू इनको कभी एक्सेस भी नहीं कर सकते। यानी कि जो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं वो सभी इन टाइप्स ऑफ गोल के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं और जिनको पैसे के थ्रू हम खरीद भी नहीं सकते, वो नॉन मटेरियलिस्टिक गोल आते हैं। यानी ये भी हमारे गोल होते हैं, ये भी हमारे एस्पिरेशंस होते हैं, जिसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन हम लोग अपने गोल को ये सिर्फ मान लेते हैं कि यही बस गोल ही होता है। यानी इनकम से जो चीज़ें संभव हो जाएं, इनकम के थ्रू जो जो चीज़ें हम खरीद लें, वही बस हमारी गोल होती हैं। लेकिन इसमें हम अभी समझेंगे कि इनकम इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री और एनी इंडिविजुअल। बट जो है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग भी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड आल्सो
एनी कंट्री। ये चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, यानी कि मनी है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम, क्योंकि उसको लगता है कि जब धन मिल जाएगा तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन धन मिलना क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल है, लेकिन उसको जीवन की क्वालिटी को, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उसको सिर्फ यही नहीं, मटेरियलिस्टिक गोल नहीं, बल्कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी उसको चाहिए। अब वो क्या होंगी उसको हम इस टॉपिक में देखते हैं। करा कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंड साथ ही साथ रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी भी कुछ लोगों के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट गोल होते हैं। यानी मनी के अलावा, बिसाइड मनी, बिसाइड इनकम, यानी पैसे की इच्छा के अलावा एक और दो कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको लोग पाना चाहते हैं। जैसे क्या, इक्वल ट्रीटमेंट। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसके साथ समान व्यवहार हो, भेदभाव न हो, डिस्क्रिमिनेशन न हो, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। ये सब चीज़ों की इच्छा भी लोगों के अंदर होती है। जैसे हमने पढ़ा कि हाँ, पैसे की इच्छा है, हर व्यक्ति, एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा लोग ये चीज़ें भी चाहते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी लोग चाहते हैं। फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी का रिस्पेक्ट हो, व्यक्ति का रिस्पेक्ट हो, साथ ही साथ जो है आपका जो है सिक्योरिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ न हो। ये सभी चीज़ें भी लोग चाहते हैं। यानी कि इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम आर मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट दे आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। आपको जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मटेरियल गुड में, उन सभी को पैसे के अलावा, पैसे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही बात है? एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसा है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मनी इज समथिंग, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन क्या एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण जीवन को मेंटेन करने के लिए क्या धन ही सिर्फ पर्याप्त है? तो धन सिर्फ पर्याप्त नहीं है। तमाम चीज़ें जो अभी हम ऊपर देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों की भी एस्पिरेशन लोगों के अंदर होती है। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल अभी हम आगे देख लें, समझ जाएंगे। जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं आपसे, थोड़ा सोचिए अपने फ्रेंड्स के बारे में, तो आपके मन में तुरंत फीलिंग आएगी, क्या फ्रेंड जो है, एक सच्चे मित्र की बात करें तो क्या वो पैसे के थ्रू आप बना सकते हो या फिर खरीद सकते हो? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कुछ चीज़ें हैं जो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, फिर भी उसका उतना ही महत्व है जितना इनकम का महत्व होता है, जितना हम मेजर करने वाली चीज़ों का महत्व दे सकते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति की बात करें जो एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार मिल रहा हो और कहीं दूर दराज क्षेत्र में उसको नौकरी मिल रही हो, तो नौकरी में सबसे पहले वो चीज़ क्या देखता है, सैलरी क्या मिल रही है। लेकिन सिर्फ क्या वही दिखता है, सैलरी के साथ क्या देखता है कि जॉब सिक्योरिटी कितनी मिलेगी, उस वहाँ पर फैसिलिटी कौन कौन सी मिलेगी, साथ ही साथ जो है वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न है, यानी सीखने की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी ध्यान देता है। यानी कि अगर कभी उसको कम पैसा मिलता है और ये सभी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इसका जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, डिग्निटी का रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें अगर उसको मिलती हैं, तो वो कम पैसा, थोड़ा सा कम भी पैसा मिलता है तो भी वो जॉब कर लेता है। लेकिन कभी कभी अगर उसको हाई पे मिलता है लेकिन कोई भी जॉब सिक्योरिटी ना हो, आपका कोई भी टाइम हो अपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर सकता है, एक आपका टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, तो आपको क्या लगता है कि वो जॉब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो हाई पे के बाद भी वो काम को नहीं कर सकता। इसका मतलब दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, क्योंकि हर व्यक्ति को ये महसूस होता है उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम इससे क्या होगी, छीन जाएगी। यानी हाई पे लो पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आपने देखा अभी जस्ट इस एग्जाम्पल के थ्रू कि एक व्यक्ति को अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे के बाद भी कुछ चीज़ें वो सोच रहा है कि क्या ये चीज़ें मिल रही कि नहीं। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो हो सकता है वो जॉब ना करे, और थोड़ा सा पैसा कम भी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, जॉब की गारंटी मिल रही है, उसकी सिक्योरिटी इनहेंस हो रही है, उसकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वो इस जॉब को करने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मनी के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के अंदर एस्पिरेशन होते हैं। यानी कि हम ये समझ चुके हैं कि लोगों के पास मिक्स गोल होते हैं, सिर्फ इनकम ही नहीं होता है बल्कि अदर गोल्स भी होते हैं। इनकम ही नहीं बल्कि अदर गोल्स भी लोगों के अंदर होते हैं। जैसे महिलाओं की बात कर दें तो जो महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं, ड्यूटी करती हैं, उनका सोसाइटी में रिस्पेक्ट होता है, फैमिली में रिस्पेक्ट होता है और लोगों का एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर जो महिलाएं घर में रहती हैं और घर में वो शानदार तरीके से काम करती हैं, सबका रिस्पेक्ट करती हैं, तो लोग उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, काम के घर के काम में उनकी मदद भी करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी महिलाओं का जो है बाहर काम करने के लिए अप्रूवल भी परिवार बहुत आसानी से देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, सबका आपस में क्या कोऑपरेशन बहुत शानदार है।
ये चीज़ हमने देखा, यानी हम समझ चुके हैं कि जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं लोगों के, आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम। यानी कि डेवलपमेंटल गोल में सिर्फ और सिर्फ जो हम सोच रहे थे कि सिर्फ इनकम मिल जाएगा तो लोग कह देंगे हाँ भाई विकास हो गया, तो सिर्फ इनकम का मिलना डेवलपमेंटल गोल में नहीं आता है, बट आल्सो अबाउट देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी लाइफ में जो इनकम के अलावा भी होती हैं। यानी सिर्फ इनकम ही लोगों के इंपॉर्टेंट गोल्स में नहीं आते हैं, बल्कि इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। यानी कि हेडिंग थी इनकम्स एंड अदर गोल, इसको हमने यथार्थ कर लिया। हमने समझ लिया कि इनकम इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर द डेवलपमेंट, लेकिन इनकम के अलावा भी गोल्स लोगों के होते हैं। वो गोल क्या होते हैं? सिक्योरिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सारी चीज़ें भी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें की, ये सभी चीज़ों की इच्छाएं भी लोगों के अंदर होती है। आई होप आप दूसरे पॉइंट्स को भी खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले टॉपिक की बात करें, ये हो गया व्यक्तिगत वाला मामला, हमने पढ़ लिया। अब हम नेशनल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नेशनल डेवलपमेंट को। राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं? तो जैसे हमने देखा कि हर इंडिविजुअल की थिंकिंग होती है कि हमारा विकास हो, शानदार तरीके से जो है हम जो है, चाहे इनकम का मामला हो चाहे अदर गोल का मामला हो, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाए, तो हम कहेंगे क्या कि डेवलपमेंट हुआ है। उसी तरह राष्ट्र की बात करेंगे कि जैसे लोगों ने, हमने ऊपर देखा कि इंडिविजुअल जो है अलग अलग अपने गोल्स को बनाते हैं, अलग अलग नोशन रखते हैं अपने जो है डेवलपमेंट के प्रति, तो उसी तरीके से उनके जो नोशन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के प्रति, वो भी ठीक टू ठीक ऐसे ही आल्सो लाइक टू बी डिफरेंट एंड डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया वुड फॉर डेवलपमेंट। थोड़ा सा इन पॉइंट्स को अपने इंडिविजुअलिटी के साथ कनेक्ट करें। अगर हम बात करें लोगों से उनके डेवलपमेंट के बारे में, तो सबके डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट गोल होते हैं। तो सेम उसी तरीके से जब हम लोगों से बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कि आखिर क्या चीज़ें हो जाएं, तो आप मानेंगे कि आपके देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है, कैसे आप तय करेंगे? तो उस एस्पेक्ट में भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट नोशन होते हैं। लेकिन इस प्रश्न पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ जान लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के अपने देश के प्रति, डेवलपमेंटल सिस्टम के प्रति या डेवलपमेंट के प्रति अलग अलग नोशन, वो भी इवन कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन भी होते हैं। क्या मामला है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। पहली बात कि आप ये समझिए कि जैसे लोगों के अपने ग्रोथ के प्रति अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, उसी प्रकार से कंट्री की डेवलपमेंट के प्रति भी लोगों के अलग अलग नोशन होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई सोचता है कि अगर हमारे देश में एजुकेशन फैसिलिटी शानदार हो जाए तो हम ये मान लें, या फिर तब हम ये कह सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या देश में डेवलपमेंट हुआ है। कोई सोचता है कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यानी आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये शानदार हो जाए तो देश का डेवलपमेंट हो जाए। कोई सोचता है कि अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल रहे देश में हमारे, तो वो हम ये कह सकते हैं कि देश में डेवलपमेंट हुआ है। कोई कह सकता है कि आपके अच्छे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हम ये कहेंगे कि बहुत शानदार डेवलपमेंट हुआ है। कोई कहे कि अच्छी जो है गवर्नमेंट जो है वो बड़ी शानदार रहे, अनबायस होकर सबके साथ बहुत शानदार तरीके से काम करे, तो हम कहेंगे कि देश का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यानी सबके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल राष्ट्र के प्रति हो सकते हैं। और यही बात जैसे हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था कि जब डिफरेंट नोशन है एक ही देश के डेवलपमेंट के प्रति, तो हो सकता है कि इवन कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाए। जैसे इंडिविजुअल वाले केस में था, किसी के लिए डैम बनाना विकास वाला काम था, किसी के लिए डैम बनाना उसके विनाश का काम था, तो वो कन्फ्लिक्टिंग हो गया। तो उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट का जब पर्सपेक्टिव आया, तो इसमें भी हो सकता है कि अलग अलग लोगों के जो विचार हैं नेशनल डेवलपमेंट के प्रति, कि वो सोचता है कि ये हो जाए तो देश का विकास हो जाएगा, वो सोचता है कि ये हो जाए तो देश का विकास हो जाएगा, तो हो सकता है वो भी कन्फ्लिक्टिंग हो जाए। तो हमारे मन में दो तीन बातें आती हैं। पहली बात कि जितने भी आइडियाज़ हैं क्या कैन बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, कि सभी जितने भी लोग सोचते हैं कि देश में ये हो जाए, क्या सभी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है? और अगर नहीं, देन इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइडेड? और अगर बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो उसमें से किसी एक आइडिया को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसको पकड़ लें तो डेवलपमेंट हो जाएगा? साथ ही साथ व्हाट विल बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? और किसी को अडोप्ट कर रहे हैं
किसी आइडिया को हमने ग्रैब कर लिया कि हाँ इसको करेंगे, तो क्या उससे आइडिया से वो जो हमने सोच लिया कि हाँ अब इस आधार पर हम डेवलपमेंट करेंगे, क्या वो सबके लिए जो है फेयर होगा और जो है सबको जो है हो सकता है जो सबकी एस्पिरेशन उसका सबको फुलफिल कर देगा? तो ये 2-3 चीज़ें हमारे मन में आती हैं. सो वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, वुड बी द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ओनली अ स्मॉल ग्रुप. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. तो इन सभी चीज़ों पर सोचना ही नेशनल डेवलपमेंट है. जैसे कि जब हम किसी बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो क्या सभी आइडिया को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? और उसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करना हो तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? और हमने किसी एक को सेलेक्ट भी कर लिया तो वो क्या सबके लिए फेयर होगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है. अब सोचिए कि अब जब किसी आइडिया को हमने सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या, अब हम ये देखते हैं कि उससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है, कम से कम लोगों को नुकसान हो रहा है? तो आइडिया क्या अधिक लिखा है ना कि बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ओनली स्मॉल नंबर, कि वो बड़ी संख्या में लोगों को फायदा दे रहा है कि छोटी संख्या में लोगों को फायदा दे रहा है? तो इन सभी प्रश्नों को नेशनल डेवलपमेंट की कहानी को पढ़ते समय हम जरूर एक बार सोचते हैं. तो सबसे पहला जो टर्म है वो आपका नेशनल डेवलपमेंट का है. पहले तो उसको समझते हैं कि एक देश में अगर बात करें, एक देश की बात करें तो एक देश में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी शानदार हो, आपकी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शानदार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार हो, रेलवे एंड नेटवर्क जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत शानदार हो, आपके जो है अच्छे पेयजल की व्यवस्था हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़िया हो, एजुकेशन की व्यवस्था शानदार हो, अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, तो इन सब चीज़ों को ही तो हम क्या बोलते हैं? नेशनल डेवलपमेंट. अब सड़कें बनाना क्या आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो है नहीं, ये नेशनल डेवलपमेंट में ही तो आता है. तो ये हम कह सकते हैं, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट इज अ कंट्रीज कंप्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग इट्स पीपल्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग. यानी नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इसमें इस बात को कंसीडर करते समय ये दिमाग हमें आ जाता है कि वो डेवलपमेंट जिसके थ्रू वहाँ रह रहे नागरिकों के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल वेलबींग हो, उनकी इन सभी फील्ड में, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिकल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, इन्वायरमेंटल फील्ड हो, इन सभी में इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इनकी लाइफ जो है क्या हो? इम्प्रूव हो. चाहे वो सोशल लाइफ में हो, इकोनॉमिकल लाइफ की बात हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ की बात हो, चाहे इन्वायरमेंटल लाइफ की बात हो, हर वो चीज़, हर वो एस्पेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन सभी में इम्प्रूवमेंट हो, तब हम बोल सकते हैं उस देश में रह रहे नागरिकों के थ्रू कि अब उस देश में नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या उस देश में डेवलपमेंट हो रहा है. यानी कि एक नेशनल डेवलपमेंट को हमें पहचानना, तो हमें ये देखना है कि वहाँ रह रहे नागरिकों का क्या सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उस देश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम ध्यान देते हैं कि जैसे कि बेटर एजुकेशन हो उस देश में, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, जो है तमाम ये सारी व्यवस्थाएँ जो लाइफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर जो जीविका है, जो हमारी जो लाइफ की वेलबींग है वो शानदार हो, तो वही तो आपका नेशनल डेवलपमेंट है. यानी कि हम समझ चुके कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है. ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड हों, किस देश में मिलती हों, तो हम कह सकते हैं कि ये देश में क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा हो. अब हमें डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसे हमको पता चलेगा? यानी 2-4-10 देश है नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि इस देश में डेवलपमेंट हुआ है, इस देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है? तो उसी से आपकी अगली हेडिंग बनती है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट, कि कैसे अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स को हम कंपेयर करेंगे और जान पाएंगे कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई. तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना शुरू अब इस टॉपिक में करेंगे कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग, देन हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. अगर बात करें डेवलपमेंट की तो थोड़ा सा 2-3 चीज़ें आपको समझनी है. क्या समझनी है? कि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हम जानते हैं कि डिफरेंट थिंग्स जो होते हैं डेवलपमेंट के अलग अलग हो सकते हैं. जैसे कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, कि हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलपमेंट. भाई डेवलपमेंट के सबके अलग अलग मीन हो सकते हैं, तो आखिर हम कैसे किसी देश को डेवलप्ड बोल सकते हैं और किसी को अंडर डेवलप बोल सकते हो या किसी को लेस डेवलप बोल सकते हैं? तो सबके डेवलपमेंट के चूंकि गोल अलग अलग हैं, तो कैसे किसी देश को हम डेवलप बोल सकते हैं, किसी को नहीं बोल सकते हैं, किस आधार पे? सो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. जब हम बात कंपेयरिंग की करते हैं अलग अलग चीज़ों की, तो या तो हम उन चीज़ों की सिमिलरिटीज़ को तलाशते हैं
कि वो सभी सिमिलरिटीज, उनके बीच में जो सिमिलरिटी हम खोज रहे हैं वो मिल जाए, तो हम उस आधार पे कंपेयर करके बोल देते हैं हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ। या फिर उनके बीच में डिफरेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं, यानी तो सिमिलरिटी को कंपेयर करें या तो डिफरेंसेस को कंपेयर करें, और इस आधार पे कंपेयर करके हम निकालते हैं कि यस डेवलपमेंट हो रहा है। सो विच आस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो आखिर हम किस आस्पेक्ट का यूज करते हैं हम देश को कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो छोटी सी कहानी दिया हुआ है कि आपको देश को कंपेयर करना, क्या करना है, कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि आप एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लड़के लड़कियां बैठते हैं। अगर आपको उसमें कंपेयर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? वो कंपेयर आप हाइट के आधार पर कर सकते हो कि लंबे लंबे बच्चे कितने हो गए, तो उनको आप छांट सकते हो। आपको जो है उनकी स्किल के आधार पर उनको आप जो है कंपेयर कर सकते हो, उनकी मार्क्स के आधार पे कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उनकी जो है बोल सकते हैं हेल्थ के आधार पे कर सकते हो, उनके जो है टैलेंट के आधार पे कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट के आधार पे कर सकते हो। यानी अलग अलग आधार पे आप बच्चों के बीच में कंपैरिजन को कर सकते हो। यानी एक क्लास में इन सभी आधार पे, चाहे वो हाइट हो, हेल्थ हो, टैलेंट हो या इंटरेस्ट हो, इन सभी आधार पे एक कक्षा में आप बच्चों को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो कंपेरिजन आप करके ये कह दे जो सबसे लंबा लड़का है वो ठीक है, सबसे बेहतर है, या जो सबसे टैलेंटेड लड़का है वो सबसे बेहतर है, कंपेरिजन करके किसी को आप अच्छा कैसे कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि जो सबसे हेल्दीएस्ट बच्चा है जरूरी नहीं है कि मोस्ट स्टडीज हो। जो सबसे हेल्दी लड़का हो सबसे पढ़ाकू विमान हो, सबसे बेहतर पढ़ने वाला हो, या फिर जो सबसे इंटेलिजेंट लड़का हो वो जो है सबसे जो है फ्रेंडलिस्ट हो, सबसे जो समान व्यवहार करने वाला हो, सबसे जो है अच्छे तरीके से व्यवहार रिस्पेक्ट के साथ पेश होने वाला हो। या फिर सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट? तो मन में प्रश्न आ गया कि आखिर हम तब कंपेयर बच्चों को करेंगे कैसे? क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंट के आधार पर करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उसके अंदर हो सकता है गुणवत्ता शानदार हो, लेकिन फ्रेंडलीनेस उसके अंदर न हो। और अगर कोई बच्चा बहुत हेल्दी है उसको हमने मान लिया तो जरूरी नहीं कि वो विद्वान हो, वो पढ़ने में ठीक हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे अच्छा बिहेव करने वाला हो। तो आखिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करते समय एक बात आपको दिमाग में रख लेनी है कि आपका क्राइटेरियन पर्पज क्या है। यानी कि आप कंपेरिजन आप ऐसे नहीं करेंगे, कंपेरिजन आप करेंगे आपका पर्पज क्या है कंपेयर करने का। आप उस क्लास में बच्चों को कंपेयर कर क्यों रहे हैं? आप उसमें क्लास में क्या आप कोई कंपटीशन कराना चाहते हो, कोई एग्जाम होने वाला उसको कराना चाहते हो, तो आप टैलेंटेड बच्चों को कंपेयर करोगे, इस टैलेंट के आधार पे आप कंपेयर करोगे। आप म्यूजिक कंपटीशन कराना चाहते हो तो जो बच्चे क्लास में अच्छा गाते हैं तो उस आधार पे आप कंपेयर करके बता दोगे हाँ ये बच्चा इस क्लास का सबसे शानदार है लेकिन इस फील्ड में। आप जो है कोई पिकनिक स्पॉट जो है पिकनिक प्लान बना रहे हो तो उस आधार पे कोऑपरेटिव बच्चों को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो कोऑपरेशन बच्चों में किसका सबसे शानदार है उस आधार पे कंपेयर करके उस बच्चे को आप जो सेलेक्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोई करा रहे हो, खेल करा रहे हो, तो उसमें देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा शानदार खेल खेलता है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपका क्राइटेरियन पर्पज क्या है, आपको सेलेक्ट करने का, कंपेयर करने का जो क्या बोल सकते हैं, सेलेक्ट करने का जो पर्पज है, आप आखिर कंपेयर क्यों कर रहे हो, तो उस कंपेयर करने के पीछे पर्पज होना चाहिए, तब आप शानदार तरीके से पकड़ सकते हो। यानी लिखा है कि द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, यानी कि जो पर्पज ऑफ कंपेरिजन है उसको आपको पता होना चाहिए। We see different criterion to choose a sport team, a debate team, a music team or a team of organize a picnic। कि हम करना क्यों चाहते हैं, स्पोर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, पिकनिक के लिए, किसके लिए करना चाहते हैं? स्टिल फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। तो हम समझ गए कि अगर हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है तो हमें पर्पज पता होना चाहिए कि हम आखिर कर क्यों रहे हैं कंपेरिजन। लेकिन अगर वहीं पर एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऑल राउंड आपका प्रोग्रेस की बात करें, सर्वांगीण विकास की अगर बात करें, इस आधार पे ऐसे बच्चों को आपको क्लास में छांटना हो जिनका ऑल राउंड प्रोग्रेस हुआ हो, सर्वांगीण विकास हुआ हो, तो आप कैसे बच्चे को उसमें से किसी एक बच्चे को आप सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे एक बढ़िया प्रश्न है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कॉमन देन बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो हम एक या एक से अधिक जो है क्या बोल सकते हैं, एक या एक से अधिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को चूज करते हैं और फिर तब कंपेयर करते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। जब हमें सर्वांगीण ऑल राउंड प्रोग्रेस की बात आएगी तो इसमें तब हम एक या दो कैरेक्टरिस्टिक को चूज करते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ के कंपेयर करते हैं कि ये सभी कैरेक्टरिस्टिक कितने बच्चों में मिल रही है और उस आधार पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा अच्छा है।
इस बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ है। यानी कि ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड। यानी कि फ्रेंडलीनेस और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन उसकी देखेंगे, ये एक फैक्टर हो सकता है। इसके बाद क्रिएटिविटी हो सकती है, और बच्चे ने मार्क्स कितना पाया ये हम देख सकते हैं। तो कुछ 1 2 3 पॉइंट्स को आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब इस 3 पॉइंट के आधार पे अब उस क्लास में कंपेयर करेंगे कि भाई ऑल राउंड प्रोग्रेस वाले बच्चे को हमें सेलेक्ट करना है, तो उस बच्चे के अंदर क्या फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, साथ ही साथ कितने मार्क्स वो पा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसका हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि हमें अब ऑल राउंड प्रोग्रेस वाले बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो अब उसके लिए हमने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया। यानी अब हम कर रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है, सर्वांगीण विकास वाले बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया फिक्स कर लिया। अब वो क्राइटेरिया जितने बच्चों को मिलेगी उन बच्चों को सिलेक्ट करके बोलेंगे यस ये बच्चा क्या है, डेवलप्ड है। सेम उसी तरीके से, चूंकि इसीलिए इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझा दिया गया है कि यही बातें हम नेशनल डेवलपमेंट को जब सोचते हैं तो वहाँ पर भी ये लागू होती है। तो जब देश को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देश कौन सा देश अच्छा, किसी देश में कोई नेता अच्छा है, कोई जनता अच्छी है, कोई कुछ है, क्या किस आधार पर हम देश को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए भी एक मानक बनाया गया और उस शुरुआत में क्राइटेरियन पर्पज बनाया गया। कंपेयर करने का जो पर्पज लाया गया कि हम कंपेयर करेंगे, तो उसके पीछे जो क्राइटेरिया फिक्स की गई, जो प्रॉपर्टी फिक्स की गई, वो फिक्स की गई इनकम। क्या फिक्स की गई, इनकम। यानी पैसे के आधार पर देश को कंपेयर किया जाने लगा कि जिस देश में पैसे ज़्यादा होंगे उस देश को हम डेवलप बोलेंगे, और जिस देश में पैसे कम होंगे उस देश को हम डेवलप नहीं बोलेंगे या लेस डेवलप बोलेंगे। यानी कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी कि जब बात देश कंपेरिजन की आती है तो वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट, तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन सभी एट्रीब्यूट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट एट्रीब्यूट जो है इनकम को कंसिडर किया गया। यानी जिस देश में ज़्यादा पैसा होगा उस देश में डेवलपमेंट शानदार, जिस देश में पैसा कम उस देश का डेवलपमेंट कम हुआ है। यानी कि कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड देन अदर विद द लेस इनकम। जिसमें पैसा ज़्यादा है वो आपकी क्या है, मोर डेवलप है, जिसमें पैसा कम है लेस डेवलप है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स, वट एवर पीपल लाइक्स एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। यानी जो ग्रेट मतलब इनकम जो है हर देशों के कंपैरिजन का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मान लिया गया, और साथ ही साथ यही आपके गोल डिसाइड कर दिए गए। अब इस आधार पे कैसे करेंगे, तो हमारे मन में फिर एक प्रश्न आया कि भाई हम कैसे जानेंगे कि किसी देश का, हम जान गए 2-4 देश हैं, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो देश ज़्यादा डेवलप है, जिसकी इनकम कम होगी वो देश डेवलप कम है। तो किसी देश की इनकम जानेंगे हम कैसे, एक प्रश्न आया। तो प्रश्न ये है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री, एक देश की इनकम होती क्या है। तो सिंपल सी बात है, उस देश में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी इनकम है वही देश की इनकम है। तो प्रश्न है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। सो आंसर है कि इंट्यूसिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी देश की जो इनकम होती है, उस देश में रह रहे सभी नागरिकों की जो इनकम होती है वही टोटल इनकम देश की इनकम कहलाती है। एंड दिस गिव अस अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और यही क्या देता है हमें, बताता है हमें कि देश की इनकम क्या है। उस देश में रह रहे जितने भी रेसिडेंट हैं उनकी जो टोटल इनकम है वही आपकी देश की टोटल इनकम कहलाती है। तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को सेट किया कि कंपैरिजन हम करेंगे इनकम के आधार पे, और इनकम अब ये भी फिक्स हो गई, इनकम कैसे हम देश के निकालेंगे। सो हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर्स। अब कह रहा है कि ठीक है इनकम को आपने मान लिया था, लेकिन इनकम को यहाँ पे बोला जा रहा है कि सच एन यूजफुल मेजर ये नहीं माना गया टोटल इनकम। क्योंकि अगर हम इनकम के आधार पे मान लें कि इस देश के पास पैसा खूब है, यानी वो देश क्या है, डेवलप है, और इस देश के पास पैसा कम है तो देश क्या है, लेस डेवलप है। जबकि हम देखेंगे हर पॉइंट्स में मेरी डिमेरिट आएगी। जैसे मान लीजिए 2 देश आप ले लीजिए, एक नेपाल ले लीजिए और एक आप ले लीजिए चाइना है। अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे टोटल है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। इस देश में टोटल मान लीजिए, एक एग्जांपल है, 1 लाख आप टोटल मान लीजिए। वहीं पे चाइना की बात करें तो वहाँ पे 10 लाख रुपये हैं, यानी वहाँ पे 10 लाख रुपये टोटल है। अब चाइना के पास 10 लाख रुपये हैं, नेपाल के पास 1 लाख रुपये हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस देश का डेवलपमेंट ज़बरदस्त हुआ है,
तो आप अकॉर्डिंग टू टोटल इनकम बोलेंगे चाइना का हुआ है, क्योंकि चाइना के पास 10 लाख रुपए हैं और नेपाल के पास 1 लाख रुपए हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो देश की इनकम है वहाँ के रेसिडेंट के द्वारा प्रभावित होती है, यानी रेसिडेंट की इनकम ही तो देश की इनकम कहलाती है। तो यहाँ पे चाइना का जब पॉपुलेशन देखा जाएगा तो लगभग अगर हम कंपेयर कर लें वर्तमान कंडीशन से तो लगभग 140 करोड़ से भी ज़्यादा है चाइना की इस समय आबादी। और नेपाल की मान लें हम, अगर कम से कम मान लें, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, 10 से 15 करोड़ भी हम मान लें, तो इसके बीच में देखिए कितना बड़ा गैप है। यानी यहाँ पे 10 करोड़ लोग 1 लाख रुपया रखे हुए हैं और यहाँ पे 140 यानी 150 करोड़ लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए रखे हैं। तो आप देखिए हर व्यक्ति के पास कितना कम पैसा हुआ, यानी यहाँ पे इतने लोग मिलकर सिर्फ 10 लाख बटोर पा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 10 करोड़ ही लोग या 10 करोड़ लोग ही जो है 1 लाख बटोर ले रहे हैं। यानी 10 गुना करेंगे इसका तो इससे कम ही आएगा ना, मतलब इससे ज़्यादा आ जाएगा ना। यानी यहाँ पे सोचिए आप कि चाइना के पास ज़्यादा पैसा दिख रहा है, लेकिन जब उसको पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के सापेक्ष में पैसा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे सोचिए सिर्फ 10 करोड़ लोग 1 लाख रुपया रखे हुए हैं, अगर 100 करोड़ लोगों को कर दिया जाए तो लगभग 10 लाख रुपया हो जाएगा। यानी यहीं पे लगभग इसके बराबरी में आ जाएगा, बराबरी में आ सकता है। यानी कि यहाँ पे पर्पज यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आप टोटल इनकम के आधार पे कंपेयर कर रहे थे वो एक सफिशिएंट मेजर से नहीं हुआ है। यानी इस आधार पे टोटल इनकम के आधार पे आप जो है सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते। देश की टोटल इनकम के आधार पे आप मेजर नहीं कर सकते हो कि उस देश में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। तो आखिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए निकाला गया रास्ता पर कैपिटा इनकम। किसका निकाला गया? पर कैपिटा इनकम, जिसको बोला गया क्या? एवरेज इनकम। क्या बोला गया? एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। यानी कि पर कैपिटा इनकम को क्या बोलता है? एवरेज इनकम। अभी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कि जो पर कैपिटा इनकम होती है वो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन। इस आधार पे पीसीआई निकला, पर कैपिटा इनकम निकला। और पर कैपिटा इनकम के आधार पे ये स्पष्ट होगा कि अब जनसंख्या के सापेक्ष में कितना पैसा है, इस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। जैसे अगर 3 लोग हैं किसी देश में, ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं, एक के पास 5 रुपया है, एक के पास 10 रुपया है और एक के पास जो है 6 रुपये है मान लीजिए। अब इन तीनों लोगों के हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल इनकम, यानी कि 5 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 6 रुपया। और कितने लोग हैं? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 3। तो यानी कि पीसीआई हमारा आ गया आपका 10 5 15 6 21, 21/3, यानी कट गया। पीसीआई आपका आ गया 7 रुपया। यानी इस देश की पर कैपिटा इनकम कितना आ गई? 7 रुपया। यानी लगभग वहाँ पे हर नागरिक के पास जो एवरेज इनकम है वो 7 रुपये है। यानी यहाँ पे डेटा लगभग आपका क्या हो गया? निकल गया। तो जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उस देश को हम मानेंगे डेवलप, और जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी उसको मानेंगे लेस डेवलप। सिंपल सी बात है। तो अब जो है टोटल इनकम के बाद उसको ये पाया गया कि वो नॉट सच एन यूजफुल मेजर, तो इसके लिए लाया गया क्या? पर कैपिटा इनकम। अब ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिसाइड कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कि हम जिस देश का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा वो डेवलप रहेगा, जिसका कम रहेगा लेस डेवलप रहेगा। तो क्या डिसाइड किया गया कि कंट्रीज जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी? 63,400 यूएस डॉलर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, उस देश को हम क्या बोलेंगे? क्या रिच कंट्रीज में रखेंगे, उसको डेवलप कंट्री बोलेंगे। वहीं पे जिस देश की पर कैपिटा इनकम आपकी 2400 यूएस डॉलर या फिर उससे कम होगी, उस देश को लेस डेवलप कंट्री या फिर हम बोल सकते हैं लो इनकम कंट्री। तो ये वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया कि जिस देश की जो है पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर या फिर उससे अधिक होगी उसको हम बोलेंगे रिच कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री। वहीं पे जिसकी इनकम आपकी 2400 यूएस डॉलर या फिर उससे कम होगी उसको हम लेस डेवलप कंट्री या लो इनकम कंट्री हम कंसिडर करेंगे। इस आधार पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो कम इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, इंडिया क्या आती है? लो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज के कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है 2023 के अकॉर्डिंग, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 10,030 यूएस डॉलर है। तो बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, यानी बीच में आ रहा है। तो इसलिए लो मिडिल इनकम के कैटेगरी में इंडिया एग्जिस्ट करता है।
तो पर कैपिटा इनकम को डिसाइड कर लिया गया। वहीं पे कुछ ऐसी भी रिच कंट्रीज हैं जैसे कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, उनको इन सब चीज़ों से बाहर रखा गया, क्योंकि ये माना जाता है कि एक देश में डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम जरूरी नहीं होती, फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी भी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे शायद पता करिए। इसीलिए मिडिल ईस्ट कंट्री और भी तमाम कंट्रीज़ को, रिच कंट्रीज को इससे क्या किया गया, बाहर रखा गया। इंडिया की बात करें, हमने ये समझ लिया पर कैपिटा इनकम में क्या होनी चाहिए तो डेवलप होगा, क्या होगी तो लेस डेवलप होगा। इंडिया कंडीशन क्या है, ये 3 एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें, डेटा आपका वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो अब हमने समझ लिया कि हमको कंपेयर करना है डिफरेंट कंट्रीज को, तो मिल गया शानदार चीज़ हमें, क्या, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जब पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं तो उसमें जो है हाइड हो जाती है डिस्पैरिटीज़। क्या हो जाती है, डिस्पैरिटीज़ क्या हो जाती है, हाइड हो जाती हैं। डिस्पैरिटीज़ क्या हो जाती है, हाइड हो जाती हैं, पैरिटीज़, असमानताएं छुप जाती हैं। कैसे छुप जाती हैं, थोड़ा सा इस चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, उस चार्ट को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीआई जिस देश की ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, उसको हम डेवलप कंट्री बोलेंगे, और जिसका पर कैपिटा इनकम कम होगी उसको लेस डेवलप कंट्री बोलेंगे। हमने सोच लिया कि ये तो बड़ी शानदार तरीके से हमने निकाल लिया जुगाड़ कि अब हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा देश डेवलप है, कौन सा देश डेवलप नहीं। लेकिन पर कैपिटा इनकम की भी डिस्पैरिटीज़ है, ड्रॉबैक है, उसका भी डिमेरिट्स है कि ये जो एक यूजफुल कंपैरिजन का यूज हो रहा है, इसमें होता क्या है कि डिस्पैरिटीज़ छुप जाती हैं। डिस्पैरिटीज़ क्या होती हैं, छुप जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा इस दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कुछ देशों की कुछ जो है कुछ लोगों के कंट्री ए में, यानी कंट्री ए है, कंट्री बी है, वहाँ पे कुछ लोग, यानी 5 लोगों के बारे में बात कर रहा है। कंट्री ए में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरा है, तीसरा है और चौथा है और 5वां है। कंट्री बी में भी इसी तरह 5 लोग हैं और 5 की पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। थोड़ा सा दोनों पे अगर गौर करेंगे आप तो कंट्री ए में जो पहला व्यक्ति, उसकी पीसीआई कितनी है, 9500 है, दूसरे व्यक्ति की 10,500 है, तीसरे व्यक्ति की क्या है, 9800 है, आपके जो चौथे की 10,000 है, 5वें की 10,200। तो अगर हम इस कंट्री का जो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालें, यानी टोटल पीसीआई निकालें, ये पहला व्यक्ति इतना कमा रहा है, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, 5वां इतना, तो अगर हम इस कंट्री ए का जो है पीसीआई निकालेंगे तो पीसीआई का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम और अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम लगभग 50,000 होंगे और कितने लोग हैं, 5, तो 50,000 में हम 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ गया कितना, 10,000। कितना आ गया, 10,000। यानी कि एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम कितना आ गई, 10,000 रुपये। कंट्री बी का भी हम पीसीआई निकालें तो 500, 500, 500, 500, 2,000 ये हो गया, 48,000, यानी कि 50,000 ये भी हो गया। 5 लोग हैं, भाग कर इसका भी कितना आ गया, 10,000। अब एक व्यक्ति जो इन सब दोनों देशों के व्यक्तियों के बारे में अनजान हो और वो इस डेटा को देखेगा तो दोनों के डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, यानी दोनों की पर कैपिटा इनकम क्या आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। कंट्री ए का भी पीसीआई 10,000 है, कंट्री बी का भी पीसीआई 10,000 है। लेकिन क्या चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज इनकम तो दोनों की इक्वल आ गई, लेकिन जो नागरिकों की स्थिति है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए 4 लोगों की स्थिति क्या है, बहुत खराब है। वो सिर्फ 500 रुपये कमा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका एवरेज इनकम 10,000 आ रहा है। और यहाँ पे तो लगभग 10,000 के राउंड ऑफ में सब लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो काम चल गया, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, एवरेज इनकम पीसीआई ठीक चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति 48,000 रुपये ग्रैब करता है, कमाता है, तो उसका भी पीसीआई 10,000 है, और एक व्यक्ति 500 कमाता है तो उसका भी पीसीआई कितना है, 10,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे इन चारों लोगों के साथ जो डिस्पैरिटीज हुए है, यानी जो असमानताएं देखने को मिलती है, वो छुप गई। क्या हो गई, छुप गई। यानी पीसीआई में कहीं न कहीं डिस्पैरिटीज़ क्या होती हैं, छुप जाती हैं। तो ये चीज़ें हमने इस एग्जांपल के थ्रू क्या कर लिया, समझ लिया। ये चीज़ें आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो है 4-4 कुर्सियों पर बैठा हुआ है और 2 लोग जो है 2 कुर्सियों पर 4 लोग बैठे हुए हैं। इन दोनों पिक्चर्स के थ्रू आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि पीसीआई में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो छुप जाती हैं। यानी ओवरऑल जब हमने कंपेयर वाले टॉपिक को पढ़ा तो हमने समझ लिया, क्या समझ लिया, समझ ये लिया डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी अलग अलग मीनिंग क्या होती है। कंपैरिजन की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें जानना है कि कौन सा डेवलप्ड है और कौन सा डेवलप्ड नहीं है। और हम ये समझ गए कि हम किसी एक आधार पर नहीं किसी को कंपेयर कर सकते, बल्कि कंपैरिजन के पीछे जो पर्पज़ है वो ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन करना क्यों चाहते हैं। जिसमें हमने स्टूडेंट के एग्जाम्पल को देखा, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ को देखा, और फिर हमने देख लिया कि कोई भी सिंगल जो क्राइटेरिया है वो बेस्ट क्राइटेरिया नहीं हो सकती कंपैरिजन का डिसाइड करने का कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है।
यही सेम आइडिया आपका जो है कंट्री के लिए भी अप्लाई होता है। और कंट्री की बात करें तो उसमें जो है इनकम को जो है डिसाइड किया गया कि मेन क्राइटेरिया के रूप में इनकम को डिसाइड किया गया कि इनकम को ही मानेंगे, जो देश में इनकम ज़्यादा होगी उस देश को डेवलप मानेंगे, जिसमें इनकम कम होगी उसको लेस डेवलप मानेंगे। इनकम की बात करें तो भाई क्या होती है, उस देश में जितने भी रेसिडेंट होते हैं जिनकी जो इनकम होती है वही उस देश की टोटल इनकम होती है। इनकम को मान लिया तो जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है उसी के आधार पर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि हर देश के अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं। इसकी वजह से अधिक पैसा होते हुए भी जरूरी नहीं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा हो, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, उस ज़्यादा वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन कहीं देश छोटा था और वहाँ पैसा जो है कम दिख रहा है, लेकिन उस छोटे में से ही उतना बट रहा है। मतलब कि अगर एक देश ए है एक देश बी है, यहाँ पे कुल मिला के इस देश में 1,000 रुपया है, लेकिन इस देश में सिर्फ कितने लोग हैं 20 लोग, और यहाँ पे 10,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, यानी 1 लोगों के हिस्से में कितना आया सोचिए। स्थिति तो इस आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 ज़्यादा दिख रहा है तो डेवलप है, नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन देखिए आप। इस आधार पे आप जो है ये चीज़ें आप समझ गए कि टोटल इनकम जो है एक यूजफुल मेजर नहीं हो सकता कंपेयर करने का। तो क्या हो सकता है, तो पीसीआई लाया गया, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम निकालेंगे तो पर कैपिटा इनकम को इसका सोल्यूशन के रूप में देखा गया। और पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक ने क्या किया क्लासीफाई किया। और इस आधार पे कौन सा देश अमीर होगा, कौन सा देश गरीब होगा, कौन सा देश डेवलप कराएगा, कौन सा नहीं डेवलप कराएगा, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। इंडिया की देख लिया, और डेवलप कंट्री की क्राइटेरिया क्या होती है और लेस डेवलप की क्राइटेरिया क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो आई होप आपने हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट वाले टॉपिक को क्या कर लिया, खूब अच्छे से डिटेल वे में समझ लिया। एक एक टॉपिक को बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं, और अब लगभग हम लोग टॉपिक में अब जो है लगभग अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुँचने वाले हैं, जिसमें कि अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जब हमने इंडिविजुअल का केस पढ़ा था तो इनकम एंड अदर गोल के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इनकम और अदर क्राइटेरिया भी, जैसे इंडिविजुअल में इनकम एंड अदर गोल थे, तो अब कंट्री के पर्सपेक्टिव में इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि टॉपिक जो है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया है, और इसमें देखेंगे क्या इनकम के अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होती है। अभी तो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पे, इनकम। एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर इनकम। फिर हमने देखा नहीं, इनकम से काम नहीं चलेगा, कुछ अदर भी एस्पेक्ट होते हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं। उसी तरह कंट्री के पर्सपेक्टिव में सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ अदर क्राइटेरिया भी होती हैं जो उस देश में होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं उस देश में डेवलपमेंट हुआ है। क्या होगी उसको जानेंगे। बात करें व्हेन वी लुक एट द इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक्स टू बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इटसी। ये सब बातें भी अपने दिमाग में वो क्या रखे थे, सिर्फ इनकम को ही नहीं, इन सब बातों को भी दिमाग में रखे थे। उसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ द अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो हम सिर्फ इक्वल, जब भाई इंडिविजुअल में सिर्फ इक्वल को इनकम को नहीं सोचे, तो कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी सिर्फ इनकम को ही क्यों सोचेंगे, कुछ अदर क्राइटेरिया को भी देखेंगे। जिसमें सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट आपका दिया है टेबल नंबर 1.3, और एक टेबल आपका दिया हुआ है टेबल नंबर 1.3, एक टेबल दिया है टेबल नंबर 1.4। इन दोनों टेबल के माध्यम से ही पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। 3 राज्य हैं जो कि भारत के हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। इन तीनों राज्यों को कंपेयर करके दिखा रहा है इनकम से ही सिर्फ आप उस राज्य को, उस रीजन को, उस देश को डेवलप नहीं एज्यूम कर सकते हैं, बल्कि कुछ अदर भी क्राइटेरिया भी होता है जिसकी मदद से हम कहना चाहिए, हम कह सकते हैं इस देश को डेवलप, एक रीजन को डेवलप या फिर एक क्षेत्र को डेवलप। जैसे अगर पीसीआई की बात करें पर कैपिटा इनकम की हरियाणा की, तो उसकी पर कैपिटा इनकम 2021-22 के डेटा के अनुसार जो है हरियाणा की 2,64,729 है। केरला की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2,34,405 है। बिहार की लगभग 47,498 है। तो ये 3 राज्यों की जो कि इंडिया के हैं, तीनों के पर कैपिटा इनकम को दिया है। और इसमें तीनों से देखने से क्या लग रहा है कि हरियाणा की पीसीआई सबसे शानदार है, उसके बाद केरला की, उसके बाद बिहार की, सबसे बेहतर किसकी, हरियाणा की। देखिए हरियाणा में सिर्फ हम पैसे को देख के ये बोल दें कि नहीं हरियाणा में विकास जबरदस्त हुआ है, तो क्या ये फेयर होगा? नहीं, क्योंकि कुछ अदर क्राइटेरियन पर्पज भी होते हैं, कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जिन क्राइटेरिया की मदद से हम बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र का, इस रीजन का, इस राज्य का डेवलपमेंट हुआ है। वो क्या होगा? जैसे अगर पीसीआई में देखा जाए तो हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं पे 3 और चीज़ें इंक्लूड कर ली गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो।
यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, एजुकेशन और हेल्थ को भी कंक्लूड कर लें अगर उस देश में, उस राज्य में, उस क्षेत्र में, तब जाके कहीं ना कहीं रियल डेवलपमेंट को आप जो है डिफाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इनकम पीसीआई के आधार पे आपने हरियाणा में देख लिया कि यहाँ पे पीसीआई शानदार है तो हरियाणा का डेवलपमेंट हो गया, और जिसमें पीसीआई नहीं है बढ़िया उसको आप लेस डेवलप बोलोगे, तो ये चीज़ नहीं, बल्कि इनके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट होने चाहिए। जैसे क्या क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो पहले तीनों टर्मों को आप समझिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुए हैं, यहाँ पे तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, जैसे अगर किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, अगर किसी स्पेसिफिक ईयर में, किसी भी स्पेसिफिक ईयर में मान लीजिए 1000 बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, और उस 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 1 साल की आयु पूरी नहीं कर पाते हैं, वही बच्चे आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर 1000 में से मान लीजिए 50 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल के भीतर क्या हो गए, मर गए, तो वो उस क्षेत्र का, उस राज्य का क्या कहलाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कहलाती है। और ये ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। यानी किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी स्पेसिफिक ईयर में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल अपनी उम्र को पूरा नहीं कर पाते हैं, 1 साल के भीतर मर जाते हैं, वही जो नंबर ऑफ जो बच्चे हैं वही आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाते हैं उस क्षेत्र की, उस राज्य की। लिटरेसी रेट की बात करें, अगर किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में अगर 7 या 7 से अधिक उम्र के जितने भी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वही लिटरेसी रेट के अंतर्गत आते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो अगर किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में समझ लीजिए कि जितने भी 15 से 17 साल की उम्र के बीच में जो एज ग्रुप, इस एज ग्रुप के बीच में जितने भी लोग हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, वही आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कराता है। यानी अपनी शिक्षा को कंटिन्यू किए हैं कि नहीं, वही आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कराता है। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में 100 लोग हैं और 100 लोग किस एज ग्रुप के हैं, 15 से 17 एज ग्रुप के हैं, और सिर्फ वहाँ के 20 मान लीजिए इसको आप ऐसे करिए कि इसको आप 80 कर लीजिए, 80 लोग जो हैं वहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो आ रहा है। यानी कि 80 लोग जो है 15 से 17 साल के एज ग्रुप के लोग हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। यानी 20 लोग ऐसे हैं जो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, 20 लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। यानी वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो जो है 80% होगा या 80 कहलाएगा। यानी 100 में से 80 लोग ही जो 15 से 17 साल के एज ग्रुप के हैं जो अपनी स्कूलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, वही संख्या कहलाती है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो आपने आई होप तीनों टर्म को अच्छे से क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा, जिसमें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होती है, और साथ ही साथ नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो केरला की बात, हरियाणा की बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की तो वो 28 है, केरला की बात करें तो 6 है, बिहार की बात करें तो 27 है। यानी यहाँ पे 28 बच्चे, यानी शिशु मृत्यु दर 28 है, यानी एक बच्चे पैदा होते हैं तो 28 मर जाते हैं। केरला में सिर्फ 6, बिहार में 27, यानी कि बिहार और हरियाणा दोनों की हालत ख़राब है इन्फेंट मोर्टेलिटी वाले में, लेकिन केरला में शानदार प्रदर्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। लिटरेसी रेट की बात करें 17-18 का डेटा के अनुसार, तो अगर हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे 82% है, यानी 18 लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। केरला की 94% है, यानी सिर्फ 6 लोग ऐसे जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो शिक्षित नहीं है। इस समय डेटा हो सकता है और बदल गया हो। वहीं पे बिहार का 62% लिटरेसी रेट है, यानी कि सिर्फ 100 में से 62 लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं, 38 लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो हरियाणा का कितना है 73, केरला का 94 और आपका जो है बिहार का 69। तो आपने देखा कि हरियाणा इन तीनों पायदान पे केरला से क्या है, पीछे। इन तीनों पायदान पे केरला से क्या है, पीछे। यानी कि पहले पॉइंट्स को जब हमने नोटिस किया तो पर कैपिटा इनकम मामले में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया था, और उसी पर कैपिटा इनकम को देख के हम बोल देते हैं हरियाणा बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। तो ये एक फेयर चीज़ नहीं होती, बल्कि कुछ अदर एस्पेक्ट भी होने चाहिए किसी देश को कंपेयर, किसी राज्य को कंपेयर, किसी क्षेत्र को कंपेयर करने के लिए। जैसे आपका वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी हेल्थ, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो यानी एजुकेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। इस आधार पर जब हमने कंपेयर किया तो केरला का परफॉर्मेंस सबसे शानदार आया, यानी कि पर कैपिटा इनकम कम होते हुए भी इन सभी एस्पेक्ट में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई इनकम ही सब कुछ नहीं है, कुछ अदर क्राइटेरिया भी होती हैं क्षेत्रों के लिए, देशों के लिए, राज्यों के लिए, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये देश डेवलप है या फिर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वही सारी बातें आपकी इस पूरे चार्ट में क्या की हुई हैं, पूरा लिखी हुई हैं, जितनी बातों का हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो आई होप सभी टॉपिक्स को इसमें आपने क्लियर समझ लिया होगा, जिसमें कि सारी बातें हमने देखा। इंडिविजुअल की एस्पिरेशन होती है, वैसे नेशनल एस्पिरेशन होती है। सिर्फ हायर इनकम को ध्यान नहीं देते बल्कि अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी ध्यान रखते हैं, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी, फ्रीडम। उसी तरह स्टेट को हम कंपेयर करना शुरू किए, हरियाणा, केरला, बिहार को, जिसमें हमने पर कैपिटा इनकम को डेटा को देखा, जिसमें हरियाणा का शानदार था, बिहार का सबसे कम था। फिर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के आधार पर डेवलपमेंट जो होता है वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इनकम के अलावा भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हेल्थ और एजुकेशन, जिसमें कि हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो के आधार पर कंपेयर किया। तो जो हरियाणा शानदार था उसका पोजीशन केरला से कम आया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप जो है डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि कुछ अदर क्राइटेरियाज भी होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमने देखा। फिर फाइनली कंक्लूजन ये हमें निकल के आ गया कि जो रियल डेवलपमेंट होता है किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का, किसी देश का, वो वहाँ की इनकम ही सिर्फ नहीं होती, बल्कि इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सभी बातों पर भी निर्भर करता है। तो आई होप इस टॉपिक को खूब अच्छे से आप समझ पाए होंगे, जो आपका था इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। अगला टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ नाम से स्पष्ट है, अब तक आप बने थे तो इसका मतलब आपने सभी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर समझ लिया होगा। और पब्लिक फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो नाम से स्पष्ट है, सार्वजनिक सुविधाएं। और सार्वजनिक सुविधाएं क्यों बात की गई डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट आप जब बात आती है तो पब्लिक फैसिलिटी की बात जरूर आती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल खुद डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसको लग सकता है। लेकिन हर चीज़ आपके पैसे से नहीं हो सकती। अगर आपके पास पैसा खूब है तो ये मत समझिए कि आपका डेवलपमेंट हो ही जाएगा, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में कलेक्टिवली जब होती हैं तो बढ़िया प्रदर्शन करती हैं, चीपर पड़ती हैं, बेस्ट पड़ती हैं, चीपेस्ट वे होती हैं। क्या होती है मतलब कि हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ बीन मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लाइक बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज। ठीक है, ये जो हमने समझ लिया। रीजन की बात करें कि जो आपके पास पैसा होता है, हरियाणा को जब हमने देखा कि उसके पास पैसा तो ज़्यादा था, लेकिन हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में क्या हो गया, पीछे हो गया। इसका मतलब वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ उतनी बेहतर वहाँ की गवर्नमेंट नहीं करती होगी। जो भी चीज़ें हम क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन हम जो डेटा बोल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी हम ये चीज़ समझ गए कि जो जेब में पैसा है आपके पास, वो कैन नॉट डिसाइड योर डेवलपमेंट, वो आपके डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं कर सकता। यानी कि जो पॉकेट में आपके पास पैसा है वो बाई नहीं कर सकता सभी गुड्स और सर्विसेज को, जो कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन को जीने के लिए आवश्यक होती है। उन सब चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकता। सिर्फ जो आपके पास पैसा है वो पैसा आपके जीवन की सभी सुविधाओं को, गुड्स को, सर्विस को प्रोवाइड नहीं करा सकता। क्योंकि आपके पास अगर खूब पैसा है तो क्या आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। क्या आप इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या आप जो है अनएडल्टरेटेड मेडिसिन को प्राप्त कर सकते हैं, मिलावटी दवाओं से बच सकते हैं? तो नहीं। यानी सिर्फ आपके पास जो पॉकेट में पैसा है, इस सभी पैसे से आप जो चाह रहे हो डेवलपमेंट करना, वो शायद हो सकता है आप ना कर पाओ। क्योंकि एक पैसे से जो पैसा होता है, सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडेक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। यानी कि पैसे से, भाई पैसा एक ऐसा इंडिकेटर नहीं, पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स का, कि जिससे कि आप जो है सिटीजन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर लें, चाहे वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो, अनएडल्टरेटेड मेडिसिन हो, इन्फेक्शियस डिजीज हो। इन सब चीज़ों को प्रिवेंटिव स्टेप्स को वो अकेले नहीं उठा सकता। इस पे कलेक्टिवली काम होगा तो थोड़ा शानदार पड़ेगा। और वही चीज़ बोला गया है कि वो बेस्ट वे होता है और चीपेस्ट वे होता है। यानी कि पब्लिकली कोई काम करना वो एक अच्छा तरीका होता है और वो एक चीपेस्ट वे भी होता है। यानी कि एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। कोरोना वायरस आया तो क्या उसकी दवा कोई, अगर किसी के पास लगने मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास, मुझे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, मुझे वायरस नहीं पड़ेगा, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और उसका क्या आप इलाज खोज लेंगे? बहुत सारा पैसा है तो नहीं खोज पाएंगे। उसका इलाज कंट्री बेस पे, सोसाइटी बेस पे, स्टेट बेस पे ही खोजा गया और तब उसको स्टेट बेस पे ही उसको चलाया गया अभियान, तब जाके सबको एक्सेस हो पाया और तब जो है सभी लोग जो है उससे मुक्त हो पाए। कलेक्टिवली चलाना ही कुछ सुविधाओं का कलेक्टिवली चलाना ही एक बेस्ट तरीका होता है, चिपेस्ट तरीका होता है, सस्ता तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि आप दो चीज़ें सोच लीजिए कि जैसे अगर आप अपने लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, वहाँ घर घर सिक्योरिटी की व्यवस्था आप लगवाना चाहें, हर व्यक्ति अपना अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगाएगा, बताइए कितना एक्सपेंसिव होगा।
वहीं पे पूरी सोसाइटी के लिए एक 2 सिक्योरिटी एजेंसी हम हायर कर दें, या एक सिक्योरिटी या 2-4 सिक्योरिटी के बंदे को हम लोग जो तैनात कर दें जो पूरी सिक्योरिटी की देखभाल करें, अरे पूरी लोकेलिटी की देखभाल करें, तो आप बताइए इन दोनों में तरीका कौन सी बेस्ट हुआ, कौन सा बेस्ट हुआ? तो वो दूसरा वाला हुआ, पहला वाला एक्सपेंसिव था। इस तरीके से आपकी बातें हो गई। तो दूसरी चीज़, अगर बात करें पढ़ाई की लिखाई की, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो अकेले और आपकी पूरी सोसाइटी में कोई नहीं पढ़ना चाहता हो, तो उस क्षेत्र में, उस लोकेलिटी में एजुकेशन को एक्सेस करना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा कठिन हो जाएगा। और आपके क्षेत्र में अगर शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं, तो समझिए कि उस क्षेत्र के सभी लोग, उस लोकेलिटी में, उस गाँव में, उस क्षेत्र में, उस कस्बे में हर लोग जो एजुकेशन के प्रति एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसको एक्सेस करा रही है और वो आपको चीपेस्ट और बेस्ट तरीके से मिल रही। यानी कुछ चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में मिलती हैं तभी बेहतर होती है, जिसको हम देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडेक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। भाई वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें या एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, वो बहुत शानदार है, इसकी वजह से वहाँ पे इस चीज़ नहीं देखने को मिलती है। ऐसे शिशु मृत्यु दर जो है बढ़िया, मतलब कि बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, सही तरीके से मिलती है। वहीं पे कुछ स्टेट की बात करें तो वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाए गए, इन्हीं पब्लिक फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए पीडीएस बनाए गए। जैसे कि आप गांव के क्षेत्र में देखे होंगे, राशन की दुकानें होती हैं, उन राशन की दुकानों पे लोग जाते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ गवर्नमेंट क्राइटेरिया फिक्स कर देती है कि इस गांव में आप सर्वे करेंगे, इस आधार पे कुछ लोगों को डिसाइड करेंगे कि ये बच्चे, ये लोग बीपीएल में हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, कुछ लोग ऊपर हैं, नीचे हैं, मतलब जैसे भी तमाम कार्ड्स बनते हैं। तो उस कार्ड के आधार पे जब आप उस कार्ड का आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका कार्ड बन जाता है, तो उस कार्ड को आप लेके जाते हो तो आपको बड़े ही कम रेट पे आपको चीनी, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। और फिर उससे क्या, आपका थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। यानी कि अभी खुद आप जो है, कोई एक व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं मैं सबको खिला दूँ, संभव है? नहीं संभव है। कुछ चीज़ें पब्लिक फैसिलिटी के रूप में रहे तो शानदार होती हैं, चीपेस्ट तरीका होती है, बेस्ट तरीका होती है। पीडीएस जो सिस्टम कई राज्यों में प्रणालियाँ इसको लागू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो प्रणाली थी, इसको जो लाया गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से काम किया, जिसकी वजह से बात करें कि हेल्थ और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस था वो लोगों का कुछ स्टेट्स में सर्टेनली लाइक टू बी बेटर, वो अच्छा भी हुआ है। यानी पब्लिक फैसिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है डेवलपमेंट के लिए, और जो जरूरी भी होती है, जो बेस्ट तरीका होता है इम्प्रूवमेंट के लिए और चीपेस्ट तरीका होता है। इसमें एक चीज़ और हमको पढ़ना है, वो एक चीज़ क्या है, बीएमआई के बारे में पढ़ना है कि बीएमआई क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, और एक हमको पढ़ना है एसडीआई क्या होता है। इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं। बीएमआई की बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, नाम से स्पष्ट है। बॉडी 3 लोग हैं मान लीजिए, एक व्यक्ति क्या है, अंडर नरिश्ड है, थोड़ा कम, मतलब उसके अंदर पोषण की कमी। एक व्यक्ति क्या है, नॉर्मल है, एक व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, और एक व्यक्ति ओवर नरिश्ड है। यानी 3 कैटेगरी आप समझ लीजिए। मतलब एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, एक व्यक्ति बहुत मोटा, मतलब हद से ज़्यादा उसको पोषण मिल गया है, और एक व्यक्ति नॉर्मल है। तो कैसे हम इस बीएमआई के आधार पे जानते हैं कि कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है, कोई व्यक्ति नॉर्मल है? इसके लिए कुछ डेटा फैक्ट फिगर बनाए गए, वो क्या है थोड़ा उसको समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि आपको ये डिसाइड करना है कि कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है, या फिर जो भी है, उसकी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बीएमआई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि बीएमआई जो इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, वो क्या होता है कि वेट वो भी किस में, केजीज में, केजी में होता है, इन केजी, और साथ ही उसको डिवाइड करते हैं किससे, हाइट से, किससे, हाइट से, और वो हाइट भी किस में होनी चाहिए, मीटर में, और तब उस हाइट का भी स्क्वायर करते हैं। ये पूरी बातें इसमें आपकी लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हो। और एक चीज़ और कि इस सभी टॉपिक्स पे स्पेशली जो है स्पेसिफिक सेशन भी लिए गए हैं, उनको आप डिटेल में देख सकते हो। तो बीएमआई का मतलब निकल गया कि हमको जो है अगर किसी भी व्यक्ति की वजन पता है, किसी व्यक्ति की हाइट पता है, तो इस फार्मूले पर रख के निकाल सकते हैं वो व्यक्ति क्या है, अंडर नरिश्ड है, ओवर नरिश्ड है, या फिर नरिश्ड है, नॉर्मल है। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 120 केजी का है, 120, तो उसका वजन कितना हो गया, 120, और उसकी हाइट की बात करें तो 2 मीटर है। कितनी मीटर है, 2 मीटर है। तो हमने इसको 2 लिख दिया। हाइट कितनी, मीटर में निकालेंगे, अगर फुट में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 मीटर है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि बीएमआई कितना आ गया आपका, 120/2 अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो बीएमआई इज इक्वल टू आ गया 4 3 12, यानी 30, यानी बीएमआई आ गया 30। अब जब बीएमआई आ जाता है तो बीएमआई के 3 इंडिकेटर्स बने हैं।
इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए कौन कौन से, अगर 18 से कम है BMI तो क्या, 18 से ज़्यादा है, 18 से क्या है ज़्यादा है, और 25 से 18 से लेके 18 से ज़्यादा है, नहीं 18 से 25 है, और फिर एक क्या है 25 से क्या है ज़्यादा है, 25 से आपका मोर देन 25 है, मोर देन 25 है। ये तीन प्रकार के इंडिकेटर बने। अगर किसी व्यक्ति का BMI कितना आता है 18 से कम आता है तो उसको हम मानते हैं अंडर नरिश्ड। क्या मानते हैं, अंडर नरिश्ड, यानी उसमें पोषण की कमी है, दुबला पतला है। अगर 18 से 25 के बीच में आता है तो मानते हैं वो व्यक्ति क्या है, नॉर्मल है, यानी वो नरिश्ड है, ना उसको पोषण की अधिकता है ना पोषण की कमी। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर 25 से ज़्यादा उसका BMI आता है तो ओवर नरिश्ड है, यानी मोटा ताज़ा है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, 18 से कम, 18 से 25 और 25 से ज़्यादा। अगर 18 तक, 18 से कम है, 18 या फिर 18 से कम है तो अंडर नरिश्ड, दुबला पतला है, कमज़ोर है, पोषण की कमी है। 18 से ज़्यादा, 25 से कम है तो नॉर्मल है, ठीक है। 25 से ज़्यादा है तो आपका जो है ओवर नरिश्ड में आएगा, यानी काफ़ी जो है टकटा मोटा तगड़ा है। तो इसका कितना आया, 30 आया। तो 30 आया मतलब क्या है, 25 से ज़्यादा आया, 25 से ज़्यादा ओवर नरिश्ड, यानी ये व्यक्ति क्या है 120 kg का है और इसकी ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है, तो मान के चलिए ये काफ़ी मोटा तगड़ा होगा, ओवर नरिश्ड है, पोषण की अधिकता है इसके अंदर। इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दूसरी चीज़ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने आप जो है यही जो है आपका SDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकलता है, यानी इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू SDI निकलती है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। हमने देख लिया BMI कि इसको हम निकालते हैं वेट से अपन हाइट से, हाइट के स्क्वायर से, ये हमने निकाल लिया BMI को। SDI की बात करें तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट फिगर आप जानिए कि जो HDI और SDR ये दोनों से कन्फ्यूजन होइएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसी के थ्रू निकलती है, SDI यानी सभी देशों की ह्यूमन डेवलप इंडेक्स निकलती है। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम, ये आपका UNDP है। हम जानते हैं कि सभी देशों को डेवलप, कौन सा देश है कौन सा डेवलप नहीं है उसको इसके पहले, बिफोर इसके पहले वर्ल्ड बैंक, कौन, वर्ल्ड बैंक जो है डिसाइड करता था, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, और इनकम भी कैसी, पर कैपिटा इनकम। यानी कि हम जानते हैं कि इसके पहले वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था कि हर देश, किस देश को हम लोग डेवलप बोलेंगे, किस देश को डेवलप नहीं बोलेंगे। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी अकॉर्डिंग टू देयर इनकम थी, यानी पर कैपिटा इनकम के थ्रू थी। बाद में UNDP जो कि यूनाइटेड नेशन संस्था थी, उसने कहा नहीं, सिर्फ इसी आधार पे हम लोग डेवलपमेंट को एक सही तरीके से नहीं मेजर कर रहे हैं, बल्कि हम इनकम को तो देखेंगे ही देखेंगे, यानी पर कैपिटा इनकम को देखेंगे ही देखेंगे, प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को भी, इन सभी तमाम फैक्टर्स को भी कंसीडर करके तब हम बताएंगे कि इस देश का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं और इस देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो यही आपका UNDP है, और ये जो कि अपना SDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, साथ ही साथ वहाँ पर हेल्थ सिस्टम कैसा है, वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, और तब जो ये बताता है कि भाई ये देश डेवलप है कि नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ पैसे के आधार पे डेवलपमेंट डिसाइड नहीं किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू, बल्कि आपके तमाम और भी फैक्टर्स होते हैं, और उसी आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलती है। और उसमें भारत का स्थान की बात करें तो अभी हम देखेंगे कि भारत का स्थान 134वां है। डेटा देखिए बदलते रहते हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं आपको होना है कि डेटा आपके क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज में हम थोड़ा सा इसको सीधे देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने देख लिया, और साथ ही साथ हमने देख लिया कि आपके BMI क्या होती हैं। ये चार्ट दिया हुआ है तमाम देशों की, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब की जो है PCI दे दिया, यानी पर कैपिटा इनकम दे दिया सभी देशों की, तो आप देख लीजिए। उसी के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दे दिया, जीवन प्रत्याशा, यानी कि हर देश में लोग को जीने की जो एवरेज आयु कितनी है। श्रीलंका में बात करें तो लोग 76 साल लगभग जीते हैं, भारत में 67.7। लगता है क्या आपको? इसको आप देखिएगा ध्यान से, देखिए डेटा कभी कभी बायस होकर भेजाते हैं, इस पर कोई हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन डेटा बदलते भी रहते हैं। लेकिन देखो श्रीलंका की जो है जीवन प्रत्याशा हम उससे ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पर हर
साल जो है सिविल वार चल रहे हैं, ऐसे देशों में हम लोग से ज़्यादा जो है बेहतर स्थिति है, दिखा रहा है ये डेटा। लेकिन ठीक है, जो चीज़ें लिखी हैं उसको हमें पढ़ना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए सभी देशों को दिया है। तो हमने पैसा देखा, जो हेल्थ सिस्टम को देखा, स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन सिस्टम को देख लिया हमने कि स्कूलिंग की बात करें, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड एबव, यहाँ पे 11.2, 6.5, 6.5, मतलब सबकी भारत की स्थिति कितनी है 6.5। श्रीलंका भी मतलब इस वाले स्कूलिंग सिस्टम में भी बात करें तो हम लोगों से क्या दिखा रहा है, बेहतर दिखा रहा है। तो पैसा, हेल्थ, एजुकेशन सबको कंपेयर करके क्या निकलता है, SDI निकलता है, जिसमें भारत की रैंकिंग 134 दिखाता है 193 देशों में। कितने देशों में, 193 देशों में। तो यही आपका SDI है, यही आपका SDR है, यही टोटल चीज़ें हैं। तो यानी हम समझ चुके कि कुछ अदर भी सर्टेन अदर एस्पेक्ट भी होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के। सिर्फ पैसा है नहीं, बल्कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, वो तो है ही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, जीवन प्रत्याशा हो गई, आपका स्कूलिंग सिस्टम हो गया, तो हेल्थ, पैसा और शिक्षा, ये सारी चीज़ों को मिलाकर SDI बनती है और उसके आधार पर सभी देशों की रिपोर्ट जो है आती है आपकी। यानी हमने पब्लिक फैसिलिटी वाले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंप्लीट आपको समझ लिया, देख लिया, जान लिया। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ से आपका चैप्टर क्या हो गया, लगभग मतलब खत्म हो जाएगा आपका, यही लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट वन लेक्चर के थ्रू सभी पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू NCERT लाइन बाय लाइन हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसमें लास्ट टॉपिक की बात करें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ से सस्टेनेबिलिटी शब्द आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ा था। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हम बात करें किसी डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट इस तरीके से हो विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हो, प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं वो बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हो, साथ ही साथ जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से करें कि हमारी नीड तो फुलफिल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड कहीं से भी कंप्रोमाइज न हो। तो इस तरीके से इकोलॉजी, इकोनॉमी और फ्यूचर जनरेशन तीनों को बैलेंस करते हुए जो डेवलपमेंट होता है वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जब हम ऐसे डेवलपमेंट को करते हैं जिसमें इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके हम विकास की सभी योजनाओं को लाते हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस। ये जो वर्ल्ड हमें मिला है ये हमें उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिला है अपने फोरफादर के मतलब पूर्वजों के माध्यम से, ये हमें मिला नहीं कि लो भोगो इसको, जो ख़त्म करो, ऐसे इसलिए नहीं मिला है, बल्कि हमने उधार लिया है अपने आने वाले चिल्ड्रन से, अपने आने वाली पीढ़ियों से। और जो चीज़ उधार ली जाती है उसको लौटाया जाता है, बढ़ा के लौटाया जाता है, बेहतर करके लौटाया जाता है। तो हमने ये नहीं कि हमने जो संसार हम देख रहे हैं वो संसार ये नहीं कि हम अपने हम उत्तराधिकार के रूप में हम पा गए हैं तो ख़त्म कर दें खा पी कर, नहीं, हमने उधार लिया हुआ है अपने आने वाली पीढ़ी से और उन्हें हमें सकुशल इसको लौटाना है। ये स्टेटमेंट बड़ा शानदार लिखा हुआ है इसमें। तो वही चीज़ में लिखा है कि सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पार्टिकुलर कंट्री इज क्विट डेवलप, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो ऑफ द फर्दर एटलीस्ट मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज हाउ, ऑब्वियसली सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं हम तमाम डिजायर रखते हैं जिसके लिए डेवलपमेंट करते करते ओवर यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, जिससे कि डिप्रेशन शुरू होता है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, इन्वायरमेंट डैमेज होना शुरू होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके 2-3 चीज़ें हम इसमें टॉपिक में देखेंगे कि अगर बात करें तो डेवलपमेंट करते 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 हम उससे एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू कर देते हैं तो समस्याएं शुरू होती हैं, जिसको हम 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एक तो आपका जो है ग्राउंड वाटर इन इंडिया की कंडीशन की बात करें, एक जो है एक्सॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात करें। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट तो करना है आपको, लेकिन सस्टेनेबिलिटी वाला आपको डेवलपमेंट करना है। जैसे कि अगर बात करें तो ground water is an example of renewable resource. These resources are replenished by the nature as the case of crop and plant. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if you use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing this resource.
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो दोज विच विल बी गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ यूज, वी हैव टू फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, वी डू रिकवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो टू अर्लियर, न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू दिस स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। दोनों बातें लिख दी या दोनों बातों को हम यहाँ पे समझेंगे, ग्राउंड वाटर और इसको क्रूड ऑयल को। मामला क्या कह रहा है कि जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर, एक रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, ठीक है, समझ गया। इसका क्या मतलब, ओवर यूज करें हम लोग कुछ क्षेत्र में सिंचाई, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हम लोग उसका दोहन करते हैं, तो इससे वाटर लेवल क्या हो गया, गिरने लगा, और गिरते गिरते बहुत ही चला जा रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारी समस्या हो, जो पानी बड़े ही कम लेवल पर मिल जाता था, आज ओवर यूज करने की वजह से वो पानी का लेवल क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है। रिन्यूएबल तो है, लेकिन अगर लेवल इसका नीचे चला जाएगा तो समस्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी कि नहीं होगी। वहीं पे क्रूड ऑयल की बात करें, बायोगैस की बात करें, जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है, कोयला की बात करें, कोल की बात करें, ये सभी चीज़ों की बात करें, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, और इसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट भी हमारा डैमेज हो रहा है, और एक बार खत्म होगा तो खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए हमको बड़ा सोच के इसको जो है यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को हम इसमें समझने वाले हैं। ग्राउंड वाटर में बता रहा है कि एक डेटा आपको दिखा रहा है कि लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट, भारत के 300 डिस्ट्रिक्ट का जो है सर्वे किया गया, जिसमें कि ये देखने को मिला है कि लगभग 20 सालों में 4 मीटर तक वाटर लेवल का हमें कहीं न कहीं जो है ग्राउंड वाटर के लेवल जो है गिरते हुए देखने को मिल गया है। और इसी तरीके से अगर आपका यूज होता रहा तो लगभग ओवर यूज होता रहा, तो लगभग आने वाले 25 सालों की अगर बात करें तो 60% ऑफ द कंट्री वो भी लगभग सेम इसी तरीके से यूज करना शुरू करेगी। तो सोचिए स्थिति क्या होगी। ग्राउंड वाटर को भी, यानी कि ओवर यूज हमें रिसोर्स का नहीं करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन ओवर यूज नहीं करना है। हमें फ्यूचर की नीड को भी जो है सेटिस्फाई करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री हो गई, तो उनके पास 70 साल के लिए जो है रिजर्व है। यूएसए की बात करें तो 10 साल के लिए उनके पास जो है क्रूड ऑयल है। वर्ल्ड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 47 साल तक उनके पास, 47 साल के एग्जिस्टेंस के लिए उनके पास क्रूड ऑयल है। तो आप सोचिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा इसका यूज़ करते समय, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो तो इन्वायरमेंट भी पहली बार डैमेज हो रहा है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियाँ फिर कैसे अपने सारे काम को करेगी। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाता है। यानी जो बातें हमने कही थी कि डेवलपमेंट जो अप्रोच होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। हर तरीके से सोचना है डेवलपमेंट क्या है, कैसे होता है, कैसे मेजर करेंगे, ये सब देखा हमने। और फिर जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट करते समय प्रकृति का दोहन करना शुरू कर देंगे तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। तो यानी कि जितने भी टॉपिक थे लगभग इस डिबेट, डेवलपमेंट के डिबेट की बात करें तो डिबेट अभी आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन हमने अभी इस टॉपिक में डेवलपमेंट देखा, नेचुरल और नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो 2 प्रकार के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल देखा, जिसमें कि हमने देखा कि ओवर यूज हो रहा है रिसोर्स का, जिसमें ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की बात करें, एग्जॉशन ऑफ क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इसका सोल्यूशन दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट नीड को हम सेटिस्फाई करें विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर की नीड्स को बिना किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए हम इस डेवलपमेंट जैसे कार्यों को करें, तो वही डेवलपमेंट के कार्य आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाते हैं। और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहीं ना कहीं हमारे सस्टेनिटी को क्या करेगा, जो है मेंटेन करेगा, और हमारे आने वाली जनरेशन को भी मेंटेन करेगा। तो डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट थे हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया, और इसी तरीके से ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 10th का था, पहला चैप्टर, उसको हमने कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सभी एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया, और सभी बिंदुओं को बिल्कुल एलेबोरेट करके एक एक बिंदु को समझ लिया। आई होप आप इस सेशन को पूरा देखे होंगे, और आई होप अगर आप इस सेशन को लाइक करते हैं, आपको समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको और भी बढ़ा चढ़ा के आप शेयर कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे एस्पेक्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम लोग जो है आज के इस सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। अगले दिन हम लोग जो है नेशनलिज्म इन यूरोप के कंप्लीट एस्पेक्ट को देखेंगे, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर उसी के साथ साथ इंडिया को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद सभी चैप्टर्स के 1 शॉट को भी कंप्लीट करते हुए अपनी बोर्ड की तैयारी को लगातार करते रहेंगे। और बोर्ड के एग्जाम भी आपके बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए आप तैयारी भी करते रहिए।
थैंक यू। इसी सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।